दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सॉल्ट एनालिसिस। जब हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन वन शॉट्स के लेक्चर के अंदर किया था तो ये वाला चैप्टर छूट गया था बिकॉज ये जो चैप्टर है वो बहुत ही पेशेंस डिमांड करता है, बहुत ही गाइस इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। एंड अगर मैं सच कहूँ तो वो हम लोग रिवाइज कर रहे थे, बट ये जो चैप्टर है सॉल्ट एनालिसिस, ये जो है हमारे पास, अगर ये चैप्टर किसी का क्लियर है तो उसका एस पी डी एंड एफ ब्लॉक, मतलब जो एस पी डी एंड एफ ब्लॉक जो चैप्टर्स होते हैं वो एकदम से क्लियर हो जाने वाले हैं। तो मैं यही आपको बोलूँगा कि अगर सॉल्ट एनालिसिस आपको देखना है, मैं पूरे बेसिक से ये सॉल्ट एनालिसिस को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। 2-3 एपिसोड्स के अंदर हम लोग इसको पूरा कवर करने वाले हैं। आज जो होने वाला है हमारे पास सबसे पहला जो एपिसोड, जिसका नाम है हमारे पास बेसिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है शुरू करने से पहले लेक्चर को, तो मैं बता दूं जल्दी जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इस सेशन का पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ फॉर्मूला शीट सेशन पीडीएफ वगैरह तो मिलती रहेगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है वो आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। तो सॉल्ट एनालिसिस में जो हम आज करने वाले हैं वो हम लोग बेसिस को डिस्कस करने वाले हैं, कुछ हीटिंग इफेक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सॉल्ट एनालिसिस में शुरू करने से पहले बता दूँ सर, ये सॉल्ट एनालिसिस होता क्या है, ये बता दीजिए। हाँ जी, बता दीजिए क्या होता है। अगर मैं बात करूं सॉल्ट एनालिसिस होता क्या है, सबसे पहले सॉल्ट का मतलब नमक का हम लोग यहाँ पे कुछ तो एनालिसिस करने वाले हैं। सर ये सॉल्ट एनालिसिस काम में क्या आता है, जब भी हम लोग यहाँ पे डिटेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, डिटेक्शन डिटेक्शन ऑफ हमारे पास कटायन कटायन और अनायन ऑफ सॉल्ट या फिर इन अ मिक्सचर। इंग्लिश तो मैंने लिख दिया, सर बता भी दीजिए क्या लिखा आपने, समझा तो दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। सॉल्ट एनालिसिस क्या है, ये जो है एक तरीका है, एक ब्रांच है केमिस्ट्री का, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मिक्सचर अगर हमें गिवन है, कोई कंपाउंड हमें गिवन है, तो वहाँ से हम लोग कटायन क्या है और अनायन क्या है वो हम लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सॉल्ट का, क्या करता हूँ मैं, अगर बात करता हूँ सॉल्ट का, सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, एक सबको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, सॉल्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ एसिड और बेस, प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जब भी एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं, आपने नाइन्थ क्लास में जब आप बहुत छोटे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, नन्हे मुन्ने राही हूँ जो था जब थे आप, तो आपने ये पढ़ के आ चुके हो, जो सॉल्ट होता है वो हमारे पास एसिड और बेस का यहाँ पे क्या होता है, मिश्रण होता है। जब एसिड को मान लेते, मैं एग्जांपल लेता हूँ NaOH, सबने आपको एग्जांपल पढ़ा होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, एसिड हो गया। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक हमें सॉल्ट मिलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। ये क्या है, हमारे पास सॉल्ट है। हाँ जी सर, सॉल्ट है। ओके सर जी। और ये हमारे पास क्या निकल के आता है, H2O निकल के आ जाता है। हाँ जी सर। तो ये जो सॉल्ट है ना, हाँ जी, ये जो सॉल्ट आपका निकल के आता है, हाँ जी सर बता दीजिए क्या है। इसमें ना Na और Cl, अगर मैं इसे थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na प्लस आ जाएगा और एक Cl माइनस आ जाएगा। हाँ जी सर। अब ये जो है Na प्लस, ये क्या है, ये Na प्लस कहाँ से आया है, दैट इज़ बेस से निकल के आया है। ये बेस से निकल के आया है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बेसिक रेडिकल यहाँ पे हम लोग बोल देंगे। हाँ जी सर। और Cl जो है वो HCl से आया है, इसका मतलब एसिड है, तो एसिडिक रेडिकल हम लोग यहाँ पे इसे बोल देंगे। ठीक है सर जी, समझ में आ गया, एसिडिक रेडिकल हम लोग यहाँ पे इसे बोल देंगे। तो समझ में आ गया कि बेसिक रेडिकल क्या होता है, एसिडिक रेडिकल क्या होता है, ये भी मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर दी है। थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको और थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो कौन सा कलर लूँ, मान लेते हैं ये वाला कलर लिया, चलो ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे होता क्या है। अगर बेसिक रेडिकल की बात करता हूँ, अगर मैं जनरलाइज यहाँ पे लिखना चाहूँ, तो जो बेसिक रेडिकल होता है, बेसिक रेडिकल की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, बेसिक रेडिकल क्या होता है, बेसिक रेडिकल जो होता है, कटायन होता है जो कि हमारे पास एसिड से आता है, कम्स फ्रॉम एसिड। जो एसिड से आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल बोलते हैं। और सॉरी, क्या कह रहा हूँ मैं, सॉरी, जो कटायन हमारे पास यहाँ पे, एसिड कह रहा हूँ मैं बेस से ना, हाँ ये गलती होगी। बेसिक रेडिकल हम लोग क्या बोलेंगे, जो बेस से आता है उसे हम लोग बेसिक रेडिकल बोलेंगे, और एसिडिक रेडिकल किसको बोलेंगे, जो कि एसिड से आता है। सीधी सी बात है, एसिड मतलब हमारे पास क्या है, HCl था, तो HCl से Cl आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल बोलेंगे। तो एसिडिक रेडिकल की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो ये क्या होगा, जो अनायन हमारे पास इधर आया है, अनायन कम्स फ्रॉम हमारे पास एसिड, सॉरी एसिड, हाँ फ्रॉम एसिड, ठीक है।
गंदा हैंड राइटिंग हो रहा है, थोड़ा सुंदर कर देता हूँ जिससे नोट्स भी आपको सुंदरता के साथ मिले, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में भी असुविधा ना हो। तो ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि ये क्या होता है, यहाँ पे एसिडिक रेडिकल क्या होता है और बेसिक रेडिकल क्या होता है, मैंने अच्छी तरीके से आपको क्लियर करवा दिया है। अब ना दूसरे तरीके के एक हमारे पास यहाँ पे रेडिकल होते हैं, जिसे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरफेयरिंग रेडिकल। इंटरफेयरिंग रेडिकल क्या होता है सर जी, बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। इंटरफेयरिंग रेडिकल की अगर मैं सर जी बात करता हूँ ना, तो ये क्या होता है, इंटरफेयरिंग रेडिकल क्या होता है, मैं अगर बताने की कोशिश करूँ आपको, वो होते हैं गाइस वो रेडिकल जो कि वो रेडिकल होते हैं जो कि दूसरों के रिएक्शन में टांग अड़ाए, ठीक है। मैं अगर हिंदी भाषा में लिखूँ यहाँ पे, वो रेडिकल जो दूसरे के रिएक्शन में टांग अड़ाएं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो कि इंटरफेयर करते हैं बाकी रिएक्शंस में, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटरफेयरिंग रेडिकल बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, F माइनस हो गया, फ्लोराइड आयन हो गया, या फिर ऐसा सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया। सिलिकॉन ऑक्साइड हमारे पास -4 होता है ये, ठीक है। सिलिकेट्स जिसे हम बोलते हैं, बोरेट्स हो गए हमारे पास यहाँ पे, बोरेट्स हो गए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटरफेयरिंग रेडिकल यहाँ पे माना जाता है इसे। और जो कि हमारे पास एसिडिक भी नहीं होते, बेसिक भी नहीं होते, वो दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। और क्या करते हैं, वो दूसरे के केमिकल रिएक्शन में टांग अड़ाते हैं। तो इस पूरे पेज में मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सॉल्ट एनालिसिस होता क्या है, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल क्या होता है, और साथ में मैंने छोटा सा और पॉइंट बता दिया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेयरिंग रेडिकल बोलते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये जो जिस्ट है पूरे चैप्टर का समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम लोग ओवरव्यू मैंने बताया है कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, रेडिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बेसिक रेडिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं, एसिडिक रेडिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको सॉल्ट के बारे में यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें जानने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एकदम अमेजिंग जर्नी जिसका नाम है सॉल्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको इस जो चैप्टर अभी तक अच्छा लग रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करिए अभी एंड नोट डाउन कीजिए उस डाउट को, एंड उसी डाउट को कमेंट भी कर दीजिए इसी वीडियो के नीचे, ठीक है सर जी। दूसरी बात ये गाइस, मैं जो भी इस चैप्टर में आपको बोलूँ, जो भी नोट्स है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, बिकॉज ये जो है हमारे पास SPD ब्लॉक, जितने भी हमारे पास ब्लॉक्स वाले जो चैप्टर्स हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके बिना गाइस हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जितना कम बोलूँ उतना ही जो है कम है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस ये हमारे पास माना जाता है। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस चैप्टर को सुनिए और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अब गाइस आपके यहाँ पे स्क्रीन में विजिबल होगा, मैंने कुछ बहुत क्लमजी सा लिख रखा है, बट मैंने ट्राई किया कि एक पेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको ये जो है एक प्रिंट आउट निकाल के मैं वैसे भी टेलीग्राम ग्रुप में ये डाल दूंगा, बट आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। WS जहाँ पे लिखा है इसका मतलब होता है वाटर सॉल्यूबल, और WIS जहाँ पे लिखा है वो क्या होता है, हमारे पास वाटर इनसॉल्यूबल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 7 हमारे पास पॉइंट है, इसके बारे में ये नॉलेज दी गई है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो वाटर है हमारे पास, पानी जो है, पानी 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 अंकल जी पानी पिला दीजिए, उसमें जो है ये कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, बाकी सब जो है वो इनसॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज यहाँ से मिल जाने वाली है। सबसे पहले बात करता हूँ, जितने भी फर्स्ट ए वाले ग्रुप हैं, मतलब फर्स्ट आई वाले ग्रुप जो है, एंड NH4 के अमोनियम के सॉल्ट्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, और एक चीज़ जो मैंने ग्रीन में लिखा है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट है, बट जो पिंक में मैंने लिखने की कोशिश करी है, जो 3-4 पॉइंट्स मैंने पिंक में लिखी है, वो तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी आपको भूलना नहीं है। तो मैं इसीलिए पिंक में उसको लिख के लाया हूँ इसके लिए आपके लिए, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स है ये सॉल्युबिलिटी के ऊपर दर्शाता है कौन से कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल है वाटर में, पानी पानी में, ठीक है। जो फर्स्ट ए वाले ग्रुप हैं वो और अमोनिया के सॉल्ट जो हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, बट मेटल Cl4 जो होता है, क्लोराइड ऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। और M जो है वो हमारे पास K+, Rb+, रोबिडियम और सीजियम ये सब हो सकता है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जो हमारे पास नाइट्रेट, MnO4- HSO3- HSO4- सॉल्ट जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। साथ में अगर मैं बात करता हूँ जो बाइकार्बोनेट वाले हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट NaHCO3 वो हमारे पास वाइट VPT देता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, मतलब पूरा सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, सारे जो हमारे पास यहाँ पे एसिटेट वाले ग्रुप हैं, CH3COO- सॉल्ट जो हैं वो सारे सॉल्युबल होते हैं, बट Ag+ Hg2+ जो होते हैं हमारे पास, मर्क्यूरिक जो है एसिटेट या फिर सिल्वर एसिटेट, ये सब जो होते हैं वो हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ओके जी। पांचवा पॉइंट, ऑल नाइट्रो जो है हमारे पास नाइट्रेट जो होते हैं वो हमारे पास सॉल्ट्स
वो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे नाइट्रेट, वो सारे जो है यहाँ पे वाटर सॉल्युबल होते हैं, बट AgNO2 जो है इनसॉल्युबल होता है, वाइट पीपीटी यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके सर जी। छठा पॉइंट, सारे सल्फेट जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, बट आपको जो यहाँ पे Ba+2 Sr+2 और Pb+2 के जो SO4 मतलब BaSO4 SrSO4 या फिर हमारे पास यहाँ पे हो गया PbSO4, ये जो है इनसॉल्युबल होता है। एंड Ag+, Hg+ और ये जो Cu+ है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। ऑल Cl जो क्लोराइड वाले हैं मतलब जो हाइड्रोजन फैमिली में जो आती हैं वो सारे सॉल्युबल होते हैं हमारे पास यहाँ पे, बट कुछ कुछ जो यहाँ पे गिवन है Hg+, Cu2+, Pb2+, ये सब जो है इनसॉल्युबल हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। फिर आता है गाइस हमारे पास बाइसल्फेट H2O3 जो है वो हमारे पास इनसॉल्युबल होता है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में, बट एक्सेप्ट हमारे पास Ba+2 Ag+2 Pba+2 इन सब में जो है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई सॉल्युबिलिटी के बारे में। आपको मैं एक बात बता दूं, आपको लगा रहा होगा गाइस ये अचानक से आपने क्या बम फोड़ दिया हमारे ऊपर, ये सब कैसे याद रखेंगे गाइस, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने इसको टेलीग्राम ग्रुप में आपके डाल दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको प्रिंट आउट अगर आप निकाल सकते हो ठीक है, नहीं तो फ़ोन में ही आप सुबह उठ के एक दो बार पढ़ोगे, आपके अपने आप यहाँ पे याद रहने वाला है। बट ट्राई करिए कि जो मैंने पिंक में लिखा है उसको तो कम से कम याद रहना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चैप्टर में बार बार चाहिए हो सकता है। ठीक है। फिर आता है लास्टली एक होता है जो मैंने अभी बताया सॉल्युबिलिटी के बारे में, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इनसॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड के बारे में। सबसे पहले बात करता हूँ, सारे जो कार्बोनेट्स हैं, सारे कार्बोनेट्स हमारे पास ये सेम कहीं यहाँ पे पिंक में जो लिखा है मैंने वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ग्रीन में इंपॉर्टेंट है बट पिंक वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर जी, समझ गए हम लोग, आप बताइए पहले तो। ठीक है, तो सारे हमारे पास कार्बोनेट्स जो हैं और जो सल्फेट्स हैं वो हमारे पास क्या है, इन वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट जो यहाँ पे कंपाउंड्स लिखा है उसके। सल्फाइड्स हो गए वो भी इनसॉल्युबल होता है, फॉस्फेट्स हो गए वो भी हमारे पास इनसॉल्युबल होता है, हाइड्रोकार्बन्स सॉरी हाइड्रोक्साइड जो हो गए वो भी इनसॉल्युबल होता है, सारे क्रोमेट्स जो हो गए वो भी इनसॉल्युबल होता है, सारे ऑक्सलेट्स जो है C2O4- 2- वो भी इनसॉल्युबल होता है, और सारे फ्लोराइड्स वो भी हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं। बाकी एक्सेप्शंस जो है वहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही ये तो कम है गाइस, ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने अभी बता दिया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इन वाटर एंड इनसॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इन वाटर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज आपको दे दी है। अब जो है कुछ और इम्पोर्टेंट बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और जो कि इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, ओके डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो गाइस अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सर जी, ठीक है, तो क्या होता है ना, अगर मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। एक तो होता है पीपीटी रिएक्शन, पीपीटी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, पीपीटी रिएक्शन भी हमारे पास चार टाइप की फिर सब डिवाइड होती है। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, फिर से सब डिवाइड होता है 4 टाइप्स में। अब ये सारी 4 टाइप्स क्या है वो बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास पीपीटी रिएक्शन में, ठीक है, मान लेता हूँ ए से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहला होता है पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शन, पीपीटी फॉर्मेशन फॉर्मेशन रिएक्शन रिएक्शन। अच्छा एक चीज़ इसको एक्सप्लेन करने से पहले, अगर मैं कहीं भी टिक लगाता हूँ इसका मतलब क्या है, टिक का मतलब होता है कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल है, कंपाउंड सॉल्युबल है। और अगर मैं कहीं भी क्रॉस लगाता हूँ इसका मतलब क्या है, कंपाउंड इनसॉल्युबल है, कंपाउंड इनसॉल्युबल है हमारे पास। ठीक है सर जी, बताइए क्या आपने बोला। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया, AgNO3, AgNO3 सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ NaCl, ये हमारे पास यहाँ पे NaCl के साथ रिएक्शन किया और बन गया NaNO3 प्लस हमारे पास AgCl, AgCl ये क्या होता है, पीपीटी होता है। ठीक है, ये AgNO3 जो है वो वाटर सॉल्युबल है, ये NaCl जो है ये भी सॉल्युबल है, NaNO3 जो है वो सॉल्युबल है, बट AgCl इनसॉल्युबल है। मैंने इसे कैसे कमेंट किया, हमें पता है ऑल नाइट्रेट NO3 माइनस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। हाँ जी, नहीं है कि नहीं, है कि नहीं, हाँ जी, मैं जस्ट बता के आया हूँ, इसीलिए मैंने ये सब बताया था पहले, जिससे आप इजीली इसे रिएक्शन करवा सको। तो हमें पता है कि सारे नाइट्रेट जो है वो हमारे पास सॉल्युबल होते हैं, Cl माइनस यहाँ पे सॉल्युबल होते हैं, इसलिए मैंने इसे कमेंट कर पाया मैं। ठीक है, तो इससे पहला रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट होता है। दूसरा रिएक्शन अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा रिएक्शन होता है हमारे पास डबल पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शन, डबल पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शन। ठीक है, और डबल पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शन में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं बेरियम सल्फाइड है, रिएक्शन करता है ZnSO4 के साथ, ZnSO4 के साथ, और देता क्या है, ZnS देता है,
ZnS देता है और यहाँ पे BaSO4 देता है। हमें पता है दोनों ही पीपीटी हैं, दोनों ही यहाँ पे पीपीटी हैं। हमें बताना है कि ये सॉल्युबल है या कि नहीं। BaS सल्फाइड सॉल्युबल होते हैं, ZnSO4 सॉल्युबल होता है, ZnS जो है वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, पीपीटी है ऑफकोर्स, और यहाँ पे भी ये सॉल्युबल है। इन दोनों को क्या बोलते हैं, एक नया नाम भी दिया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट पिगमेंट होता है, जैसे लिथोफोन भी बोला जाता है, लिथोफोन भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इसे, लिथोफोन बोला जाता है, जो कि वाइट पिगमेंट होता है। क्या होता है, वाइट पिगमेंट होता है, जिसे हम लोग लिथोफोन भी यहाँ पे बोला जाता है। कभी कभी MCQ में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके सर जी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। थर्ड बात कर लेते हैं हम अपना पीपीटी एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में। पीपीटी एक्सचेंज रिएक्शन ये क्या होता है सर, बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। एक्सचेंज रिएक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड पहले सॉल्युबल था ना, पीपीटी एक्सचेंज क्या हो रहा है, मतलब पीपीटी एक्सचेंज हो रहा है, कुछ तो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो पहले हमारे पास कंपाउंड सॉल्युबल था, पहले जो कंपाउंड हमारे पास सॉल्युबल था ना, वो अब वो अब इनसॉल्युबल हो जाएगा, वो अब इनसॉल्युबल हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। और जो सॉल्युबल था वो हमारे पास इनसॉल्युबल हो जाएगा, इनसॉल्युबल था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्युबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप से अगर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद Na2CO3 मान लेते हैं, गिव्स CaCO3 और यहाँ पे क्या हो गया, NaOH यहाँ पे हमारे पास गिव मतलब देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, CaCO3 ये क्या है हमारे पास, और वाटर इनसॉल्युबल है, ये जो है सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, ये हमारे पास सॉल्युबल है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसे हम लोग गोसाज प्रोसेस भी बोलते हैं। आप यहाँ पे P ब्लॉक में पढ़ोगे इसको, गोसाज प्रोसेस, जो कि हम NaOH को प्रिपेयर करने में ये यूज़ होता है, ठीक है। गोसाज प्रोसेस हम लोग इसे बोल देते हैं, लिख देता हूँ कहीं, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है गोसाज प्रोसेस भी बोला जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ NaOH में इसको काम में लगाते हैं, ठीक है सर जी। ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट आपने बता दिया, बट इसमें देखो ध्यान से कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगी, और क्योंकि हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो ज़्यादा है हमारे पास CaCO3 से, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल मतलब वाइस वर्सा हो जाएगा, जिसे उन्होंने पहले ही बताया था, पीपीटी एक्सचेंज हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो जो पहले सॉल्युबल था वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, जो इनसॉल्युबल था वो सॉल्युबल बन जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 3 तरीके की जो रिएक्शंस है वो यहाँ पे आपको समझ में आई होगी। चौथा रिएक्शन पीपीटी डाइसोल्यूशन है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। सबसे पहले हम लोगों ने पीपीटी रिएक्शन पढ़ लिया है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होता है, बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, फॉर्मेशन रिएक्शन, अगर मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन की यहाँ पे बात करता हूँ तो क्या होता है सर, ये सबसे पहली बात हमारे पास कुछ में कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कब होता है कंपाउंड में। उससे पहले मैं आपको 4 बहुत ही बवाल पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो कि अगर आपने याद कर लिए तो आपको रिएक्शन देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे क्या बनने वाला है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने वाला है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने वाला है। सबसे पहले जो हिंट है यहाँ पे मैं बवाल पॉइंट के रूप से भी लिख देता हूँ, एक सेकेंड। बवाल पॉइंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहला जो बवाल पॉइंट है, अगर हमारे पास मेटल यहाँ पे डी ब्लॉक का आपको दिखता है, मेटल ऑफ डी ब्लॉक, अगर आपको मेटल ऑफ डी ब्लॉक यहाँ पे दिखता है कहीं भी, तो यहाँ पे स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के चांसेस हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म्स विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंट, स्ट्रॉन्ग फील्ड SFL जिसे बोलते हैं, उसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ, अगर कोई मेटल हमें S और P ब्लॉक का दिखता है, मेटल ऑफ S एंड P ब्लॉक का अगर हमें दिखे, S एंड P ब्लॉक अगर हमें देखने को मिल जाए, तो हमें ये कह सकते हैं कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे पास, स्टेबल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होगा, बट यहाँ पे विथ वीक फील्ड लिगेंड के साथ हमारे पास ये जो है कंपाउंड फॉर्म होता है, जो हमारे पास यहाँ पे है। ओके सर जी। थर्ड पॉइंट बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। अगर हमारे पास कभी नोबल मेटल मिल गया, नोबल मेटल क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। नोबल मेटल जो होते हैं वो हमारे पास क्या हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर हमारे पास यहाँ पे मर्क्यूरी हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये अगर कभी एलिमेंट दिखते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास मेटल ऑक्साइड बनने वाला है विथ बेस, यहाँ पे हमारे पास बनेगा मेटल ऑक्साइड विथ बेस, यहाँ पे आपको बनने वाला है। चौथा पॉइंट अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, अगर हमारे पास जो मेटल हमारे पास यहाँ पे है वो क्या है, नेचर वाइज बेस है, नेचर वाइज
नेचर वाइज बेस आपको यहाँ पे दिख रहा है अगर मैं नेचर वाइज बेस तो यहाँ पे हमारे पास मेटल जो है वो एम्फोटेरिक होना चाहिए, तो सॉल्युबल होगा बेस में, ठीक है। नेचर वाइज बेस होना चाहिए, बट मैं आपको यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि मेटल जो है वो एम्फोटेरिक होता है ना, तो यहाँ पे सॉल्युबल होता है बेस में, सॉल्युबल इन बेस, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अगर हमें ये सब चीज़ें दिख जाती है तो हमें पता लगा लेना है कि यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने वाला है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की अगर मैं कोशिश करूँ, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल मैंने ले लिया, क्या ले लिया मैंने, Cr+3 मैंने यहाँ पे ले लिया प्लस NaOH मैंने मान लिया, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो है Cr+3 ये जो है एम्फोटेरिक होता है, ये हमें पता है, ठीक है। ये जो है Cr+3 एम्फोटेरिक होता है कि नहीं हमें बिल्कुल नहीं पता। जब Cr+3 NaOH के साथ रिएक्शन करवाएगा तो क्या बनेगा, Cr हाइड्रोक्साइड बन जाएगा यहाँ पे, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड 3 के साथ ऑफकोर्स। और यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सेस NaOH के साथ ट्रीट करवाएंगे, एक्सेस NaOH के साथ ट्रीट करवा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बना लेगा, कॉम्प्लेन नहीं सुनना गाइस, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो CrO3 है ये क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। जब भी हमारे पास मेटल बेस के साथ रिएक्शन करवा रहा है और मेटल जो है वो एम्फोटेरिक नेचर में हो सकता है, जो मेटल ऑक्साइड जो बनेगा उसके बाद वो एम्फोटेरिक नेचर है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेस के साथ कंपाउंड जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है, एक्सेस से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होने का हिंट, ठीक है। यहाँ पे कभी भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बवाल पॉइंट क्या, एक्सेस जो है वो अगर कभी लिखा है तो यहाँ पे जान लेना है कि कॉम्प्लेक्स बनने का हिंट दे रहा है, वो कॉम्प्लेक्स बनने का हिंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, हाँ जी सर मिल रहा है। तो ये हो गया गाइस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन फॉर्मेशन का भी मैंने आपको जानकारी यहाँ पे दे दी है। अब बात कर लेते हैं कुछ और टॉपिक्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो स्लाइड को मैं चेंज कर दूंगा अभी, हाँ जी। सबसे पहले आपको मैं अगर नोट करवा देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता हो तो नोट ये करवाऊँगा कि कौन से एलिमेंट जो है अगर वो प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्स होने के चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे Zn जिंक, एल्यूमिनियम हो गया, हमारे पास जिंक हो गया या फिर एल्यूमिनियम हो गया, या फिर हमारे पास यहाँ पे बेरिलियम हो गया, या फिर गैलियम हो गया, या फिर हमारे पास लेड हो गया, टिन हो गया, या फिर हमारे पास आर्सेनिक हो गया, या फिर हमारे पास यहाँ पे जो है Sb हो गया, ठीक है, एंटीमनी, ये सब अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ये लोग एम्फोटेरिक नेचर के ये होते हैं, तो ये एम्फोटेरिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। डी ब्लॉक की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, डी ब्लॉक है कंपाउंड जिसका +3 +4 या फिर प्लस हमारे पास यहाँ पे प्लस बस 3 और 4, ये जो होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक होते हैं बट नॉट फॉर ऑल, जनरली मैं कह रहा हूँ नॉट फॉर ऑल, जनरली ये जो है एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ठीक है सर जी। जो मैंने 4 पॉइंट्स पीछे लिखाए थे उसको एक एक्सटेंड करके दूसरा पॉइंट लिखा देता हूँ। अगर हमारे पास नोबल मेटल प्रेजेंट है, EU हो गया, Ag हो गया, या फिर हमारे पास प्लैटिनम हो गया, ठीक है, ये सब अगर प्रेजेंट है तो ये क्या बनाते हैं, फॉर्म्स ऑक्साइड, ये क्या बनाते हैं, फॉर्म्स ऑक्साइड बनाते हैं ये लोग, ठीक है सर जी। फॉर्म्स ऑक्साइड्स विथ बेस के साथ ये क्या बनाएंगे, ऑक्साइड यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं एग्जांपल के थ्रू अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, जो Ag हमारे पास OH है वो यहाँ पे AgOH नहीं बना के क्या बनाएगा, Ag2O बना देगा, क्या बनाएगा, Ag2O यहाँ पे बनाने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। तो वो फॉर्म्स करते हैं बेस के साथ, वो क्या बनाते हैं, यहाँ पे ऑक्साइड बनाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं वो लोग, ठीक है। अच्छा, और एक बात अगर मैं बात करता हूँ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमें सबको पता है अगर मेरे पास यहाँ पे SiO2 है, बेस है यहाँ पे हमारे पास, और CO कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, दोनों मिलकर क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दैट इज CiO3 जो कि स्लैग होता है, आप सबको पता होना चाहिए एक स्लैग है। मेटलर्जी में मैंने आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की थी, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक का जो कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हैं। हम लोगों ने पूरा केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट कवर कर चुके हैं। अब जो है बेसिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब बारी आती है हमारे पास यहाँ पे
हीटिंग इफेक्ट को कवर करने की। और सच मानिए, मैं अगर कह रहा हूँ, कुछ सोच समझ के मैं कह रहा हूँ, ये जो हीटिंग इफेक्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं टॉपिक कुछ आपको बोलूँगा ना, रेकमेंड करूँगा, तो ये हीटिंग इफेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और मैं यही बोलूँगा कि आपको ये जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, आगे बताने वाला हूँ आप सबको, ठीक है, वो आपको ध्यान से सुनना है। अपने जितना ध्यान से आपने अपनी जो बहुत ही प्रेमिका है उनकी बातों को सुना होगा, उससे भी ज़्यादा ध्यान से आपको ये बातें सुननी है, जिससे कुछ लाभ आपको हो सके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, सच मानिए, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सॉल्ट एनालिसिस एंड इनफैक्ट इन द पूरा हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये गाइस मैंने आपको बता दिया है कि जो एम्फोटेरिक है, जो मैंने बता दिया आपको कि अगर कभी हमारे पास जेड एन एल्यूमिनियम बेल्जियम कह रहा हूँ बार बार मैं, बेरिलियम, गैलियम, लेड, इन सब का कंपाउंड आपको दिखता है, तो पता चल जाना चाहिए कि ये जो है हमारे पास यहाँ पे एम्फोटेरिक कंपाउंड्स यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। जनरली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, जनरली दे टेंड टू मेक टेंड टू फॉर्म एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, ठीक है। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स ये बनाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। हाँ जी सर, ठीक है, समझ में आ गया। तो गाइज़ अगर मैं आपको बताऊं कि अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, सबसे पहली बात तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, बेसिक्स ऑफ सॉल्ट एनालिसिस डिस्कस किया कि सॉल्ट होता क्या है, टाइप्स ऑफ रेडिकल क्या होता है, ये मैंने डिस्कस कर लिया। फिर हम लोगों ने सॉल्बिलिटी के बारे में पढ़ा कि कौन से कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल होते हैं हमारे पास वाटर में, पानी 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 अंकल जी वाले में, और इनसॉल्युबल होते हैं पानी 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 अंकल जी वाले में, ठीक है। साथ में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में पढ़ा हम लोगों ने। कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, दो टाइप के होते हैं स्पेसिफिकली। अगर मैं देखूँ, पीपीटी रिएक्शन होता है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन होता है। पीपीटी रिएक्शन में फर्दर 4 टाइप के होते हैं, जैसे पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शन, डबल पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शन, पीपीटी एक्सचेंज रिएक्शन और पीपीटी डाइसोल्यूशन रिएक्शन, जो कि आपके सिलेबस पे नहीं है। साथ में हम लोगों ने पढ़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने में कौन से जो है यहाँ पे तरीके होते हैं, कब कब हमें हिंट लग जाता है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हमारे पास इधर होने वाला है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास इधर है। तो ज़्यादा वेरी ना करके यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हमारे पास इंपॉर्टेंट मान लेता हूँ इसको, ठीक है। अच्छा, लिखने की ज़रूरत है क्या? चलो है, चलो मान लेते हैं इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ध्यान रखना है क्या कि ये जो है हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने देखा कि कौन से कंपाउंड जब आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एम्फोटेरिक कंपाउंड बनने में हमारे पास हिंट लग जाता है। और जो नोबल मेटल्स होते हैं, जनरली हमारे पास गोल्ड हो गया, हमारे पास प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब जो है, मर्क्यूरी हो गया, ये सब जो है वो बेस के साथ मिलके जो है वो हाइड्रोक्साइड ना बनाते नहीं है, वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो गाइज अभी तक उन्होंने ये डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, अब लोग डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में, जो कि अपने में ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं हम अपना हीटिंग इफेक्ट के बारे में। तो गाइज अभी तक हम लोगों ने 3 टाइप के रिएक्शंस पढ़ लिए थे, जिसमें से एक था हमारे पास सिंपल रिएक्शन, जिसमें हमारे पास था पीपीटी रिएक्शन जो था। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा, एंड थर्ड हम लोगों ने एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अब जो है ये जो आने वाला है फोर्थ टाइप का रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये आपके एस पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बहुत सारे रिएक्शंस को बहुत ही शॉर्ट अमाउंट में कवर कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, सीधी सी बात ये है, अगर मैं मान लेता हूँ कार्बोनेट की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कार्बोनेट की, क्या, किसकी, कार्बोनेट की, ठीक है सर जी। ये हो गया हमारे पास कार्बोनेट, 2 माइनस आएगा, सॉरी। कार्बोनेट की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहली बात तो अगर मैं इस केस में लेता हूँ, हमारे पास मान लेते हैं एस ब्लॉक के जितने हमारे पास कार्बोनेट्स बनते हैं, Li2CO3 हो गया, या फिर हमारे पास Na2CO3 हो गया, या फिर K2CO3 हो गया, दैट इज़ पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट हो गया हमारे पास, या फिर सीजियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर मैं यहाँ पे आपको वेरिएशंस बताता हूँ, ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो हमारे पास क्या बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रहा है। हाँ जी सर, ये तो सही कह रहे हो, ये तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पढ़ के आ चुके हैं, साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है। साइज़ ऑफ कटायन बढ़ रहा है, साइज़ ऑफ कटायन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है सर जी। और अगर आपने फैजान्स रूल पढ़ा है, स्मॉल कटायन आ लार्ज अनायन, वो होता है हमारे पास हायर पोलराइजिंग पावर। तो इसीलिए इस केस में वो है नहीं, तो हमारे पास पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पोलराइजिंग पावर घटेगा तो इसका मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो भी हमारे पास घट जाएगा, मतलब नीचे की तरफ गिरेगा।
और कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है तो कोई तो कैरेक्टर बढ़ेगा। हाँ जी सर, आयनिक कैरेक्टर जो है वो टॉप टू बॉटम जो है, सॉरी टॉप टू बॉटम यस बढ़ रहा है। और अगर आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, कोई भी चीज़ अगर आयन है उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। कोई भी कंपाउंड अगर आयनिक है तो उसे तोड़ने के लिए हमारे पास ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो उसका जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा है। तो मैं क्लियरली ये कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ जाने में सोडियम से, सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमारे पास लिथियम कार्बोनेट को हीट करता हूँ गाइज, ये गाइज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं लिथियम कार्बोनेट को हीट करता हूँ तो हमारे पास Li2O मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा, और अगर मैं बाकी किसी को भी हीट करता हूँ ड्यू टू हाई आयनिक कैरेक्टर एंड थर्मल स्टेबिलिटी, ये बिल्कुल कोई भी रिएक्शंस नहीं देंगे। तो आप देख सकते हो एक ही साथ मैंने आपको 5-6 रिएक्शंस करवा दी है, कैसे लिथियम वाला, और 5 ये थी जो नो रिएक्शन होगा उसको एक साथ मैंने यहाँ पे करवा दिया है, ठीक है। अच्छा, कभी भी इसके अलावा ये तो हो गया हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स। कभी भी अगर हमारे पास कार्बोनेट का रिएक्शन होता है, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन, हम लोग मेटल कार्बोनेट जो होता है ना उसको मैं हीट करता हूँ, क्या करता हूँ, मेटल कार्बोनेट को हीट करता हूँ। कोई भी मेटल कार्बोनेट आप उठा लो, डी ब्लॉक का कोई भी ले लो, तो हमारे पास वो हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, प्लस CO2 रिलीज़ करेंगे। एंड और एक स्पेशल केस आ जाता है यहाँ पे, वो क्या है, अगर मैं कोई भी इनर्ट गैस लेता हूँ। इनर्ट गैस कौन से होते हैं मैंने बताया था आपको। इनर्ट गैस जैसे हमारे पास AU हो गया, AG हो गया, PT हो गया, प्लेटिनम हो गया, या फिर हमारे पास यहाँ पे मर्क्यूरी हो गया, ये सब जो है इनर्ट गैस है। अगर मैं इनको क्या करता हूँ, अगर मैं इनको हीट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ Ag2CO3, सिल्वर कार्बोनेट है, मैं इनको हीट किया तो हमारे पास Ag2O मिला प्लस CO2 रिलीज़ हुआ, क्योंकि मेटल है तो ये हो गया। बट ये फर्दर और ब्रेक डाउन करता है, फर्दर हमारे पास ये ब्रेक डाउन करेगा इनटू Ag में प्लस हाफ O2 में। सिमिलर रिएक्शंस विद ऑल अदर इनर्ट गैसेस, ठीक है। और एक हमारे पास नोट करके मैं लिखाना चाहता हूँ, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके सिलेबस में भी है। तो ये क्या है रिएक्शन, वो है हमारे पास कभी भी अगर मैं यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाता हूँ, ANH4 अमोनियम कार्बोनेट का रिएक्शन, मतलब हीटिंग इफेक्ट के बारे में देखने वाले हैं। जब मैं इसको हीट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, NH2 प्लस CO2 यहाँ पे, सॉरी CO2 कह रहा हूँ, H2O यहाँ पे मैं सीधी सी बात है रिलीज़ कर दूँगा। सीधी सी बात है कि अमोनियम कार्बोनेट है, इसमें आपको कितने H2O रिलीज़ हो रहे हैं, देखो हमारे पास 8H है, और 8H से मैं कितने H2O निकाल सकता हूँ यहाँ पे, वो ना निकाल के, बिकॉज हम लोग हीट कर रहे हैं तो H2CO3 क्या करेंगे, यहाँ पे H2CO3 मैं यहाँ पे लिखूँगा। सीधी सी बात है, हम लोगों ने क्या किया, NH3 को अलग कर दिया और H2CO3 हम लोगों ने यहाँ पे अलग कर दिया। अब इस H2CO3 को जब मैं हीट करूँगा फर्दर, तो हमारे पास यहाँ पे H2O और CO2 रिलीज़ होने वाला है। CO2 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना है। और क्योंकि यहाँ पे ये गैस है CO2 भी और वाटर है, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि लीव्स नो रेसिड्यू, यहाँ पे आपको कोई भी रेसिड्यू नहीं मिलता है, आपका जो बर्तन है वो खाली मिलेगा जब भी हम लोग अमोनियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे CO3 2-, कभी भी हमारे पास CO3 2- आए, मतलब कार्बोनेट आए, तो वो हमेशा हीट करने से हमारे पास CO2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और सिमिलर केस अगर मैं यहाँ पे सल्फेट लेता हूँ या फिर हाइड्रोक्साइड लेता हूँ तो क्या बनता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं सल्फेट ले लूँ, सेम रिएक्शन फॉलो होगी, सिर्फ सल्फेट आ जाएगा, सल्फेट हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं सल्फेट लेता हूँ यहाँ पे या फिर हाइड्रोक्साइड लेता हूँ तो क्या होता है, सीधी सी बात ये है, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो कभी भी हाइड्रोक्साइड आता है तो मैं से हमेशा H2O में कन्वर्ट होता है, अगर सल्फेट है तो वो हमेशा SO3 में कन्वर्ट होता है। तो अगर मैं लिथियम सल्फेट को हीट करता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लिथियम ऑक्साइड प्लस SO3। अगर मैं, और ये सब जो है रिएक्शंस नहीं देंगी, अगर मैं कोई भी मेटल सल्फेट लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी मेटल सल्फेट ले लो, जैसे ये है, ठीक है, मेटल सल्फेट मैंने ले लिया, उसको मैंने हीट किया, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, सीधी सी बात है, मेटल ऑक्साइड प्लस हमारे पास SO3। इसी केस में अगर मेटल हाइड्रोक्साइड हो तो हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस H2O रिलीज़ हो जाएगा। सीधी सी बात है, यही सेम रिएक्शन होगी। आप देख सकते हो कितनी छोटी तरीके से हम लोगों ने कितने सारे रिएक्शंस को कवर कर लिया है। OH अगर होगा तो क्या होगा, सल्फेट अगर होगा तो क्या होगा रिएक्शंस में, और हमारे पास CO3 होगा तो हमारे पास क्या होगा रिएक्शंस में, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लिख भी देता हूँ कि कैसे ये जो है फॉलो होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कभी भी अगर CO3 कार्बोनेट आए, आई एम सॉरी, कल थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, हाँ, कभी भी अगर, एक सेकेंड, कभी भी अगर हमारे पास यहाँ पे कार्बोनेट आए, ठीक है, और ऊपर वाली वेरिएशंस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो वो CO2 में कन्वर्ट होता है हीट करेंगे तो ऑफकोर्स। सल्फेट आए तो हमारे पास सल्फेट, एक सेकेंड, कार्बोनेट मैंने गलत लिख दिया,
माइनस लिख रहा हूँ, 2 माइनस लिखना चाहिए, एक सेकेंड, 2 माइनस हीट करूँगा CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलर विथ अगर मैं सल्फेट लेता हूँ, उसको हीट करता हूँ, हमारे पास SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अगर मैं OH माइनस को हीट करता हूँ तो ये हमारे पास हमेशा हमेशा जो है यहाँ पे H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो भी रिएक्शन मैंने लिखी है, फॉर एग्जांपल जैसे Ag2CO3 है, यहाँ पे अगर Ag2SO4 होगा तो Ag प्लस हाफ O2 तो मिलेगा ही, वो तो अलग बात है, क्योंकि ये इनर्ट गैस के स्पेशल रिएक्शंस होते हैं। Ag2O जो मेटल ऑक्साइड है वो भी ब्रेक डाउन कर जाता है। ठीक है सर जी, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, मेटल सल्फेट हो, मेटल हाइड्रोक्साइड हो, उसको हीट करूँगा। अगर मैं मेटल कार्बोनेट को, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे MCO3 ना देख के आप M सल्फेट देखो, SO4 देखो। मेटल सल्फेट को हीट करूँगा, मेरे को मेटल ऑक्साइड प्लस SO3 मिलने वाला है। अगर मैं मेटल कार्बोनेट को हीट करता हूँ तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, मेटल ऑक्साइड प्लस SO3 मिलने, सॉरी कार्बोनेट मतलब मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 मिलने वाला है। मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करूँगा, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैंने बहुत सारी रिएक्शन को क्लब करके आपको यहाँ पे एक पेज के अंदर दिखा दिया है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ईजी हो जाए। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिल सके इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर। ठीक है, कि कैसे आप रिएक्शन करोगे। आपको अब रटना नहीं पड़ेगा, आपको भी याद नहीं करना पड़ेगा कि कितने सारे हमारे पास इधर हैं। आपने देखा होगा डोलोमाइट हमने आपने देखा होगा एक कंपाउंड होता है CO3, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ, अगर मैं इसको हीट करता हूँ, तो क्या मिलेगा, CaCO3 है ना, CaCO3 है तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला। ठीक है सर जी, प्लस CO2 रिलीज हो गया। हाँ जी सर, प्लस अगर मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करूँगा तो MgO मेटल ऑक्साइड मिल गया, प्लस CO2 यहाँ पे रिलीज हो गया। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर मैं नेट रिएक्शन लिखता हूँ, CaO कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 2CO2 के बराबर हो गया। आपने रिएक्शन इसका पूरा लिख दिया। ठीक है सर जी, ये तो आपने बता दिया बहुत तगड़ा तरीके से। सेकंड को एग्जांपल लीजिए, बिल्कुल बताएंगे। अगर मैं सेकंड का एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ZnSO4 प्लस 7H2O मान लेते हैं, ले लेता हूँ 7H2O। अगर मैं इसको हीट करता हूँ, क्या करता हूँ, इसको हीट करता हूँ तो ये हो जाएगा सल्फेट है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, ZnO प्लस SO3 में। और ऑफकोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7H2O रिलीज हो जाएगी, क्योंकि हीट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ZnO और SO3 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वो ये रिएक्शन, ये रिएक्शन को ध्यान रखना, नोट करके मैं लिख भी देता हूँ, ये आपको मेमोराइज़ करना है, थोड़ा ध्यान रखना है ये चीज़, ये थोड़ा स्पेशल केस हो जाएगा। मेमोरीज मैंने लिख दिया, मेमोराइज होगा, सॉरी मेमोराइज। ठीक है, मेमोराइज क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आपको स्पेशल केस है, आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन ऑफ FeSO4 डॉट हमारे पास यहाँ पे 7H2O। अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो क्या होना चाहिए, Fe हमारे पास FeO दैट इज़ फेरस ऑक्साइड मिलना चाहिए, बट करता क्या है, ये Fe2O3 देता है। ठीक है सर जी, Fe2O3 देता है, प्लस SO2 रिलीज़ होता है, प्लस SO3 रिलीज़ होता है, एंड लास्टली हमारे पास वाटर रिलीज़ होता है, तो ऐसा वो रिएक्शन दे देंगे। अभी पूछा भी गया होगा कि ऐसा कौन सा, इसमें से कौन सा कंपाउंड मैं हीट करूँ जिससे मेरे को SO2 और SO3 दोनों मिले। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों मिलता है, SO2 भी मिलता है एंड SO3 भी मिलता है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैसे सर, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो Fe आयरन का जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, बट यहाँ पे अगर देखोगे डेट इज़ +3 हो जाएगा, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पाया जाता है। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, स्पेशल केस है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है सर जी, ये तो आपने बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की और। अब गए, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड के लिए हीटिंग इफेक्ट देखा, सिमिलर वे में हम लोग नाइट्रेट के बारे में भी देखने वाले हैं। मैंने उसको उसके साथ क्लब नहीं किया, कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड के साथ एक साथ नहीं करवाया, बिकॉज वो थोड़ा सा अलग रोल प्ले करता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ हीटिंग इफेक्ट नाइट्रेट की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, कभी भी अगर हमारे पास क्या आ गया, नाइट्रेट आ गया, NO3 माइनस हमारे पास ये है। ठीक है, NO3 माइनस जो है, NO3 माइनस सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, कभी भी अगर मैं फर्स्ट A ब्लॉक के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, जैसे LiNO3 हो गया, ठीक है, LiNO3 हो गया, NaNO3 हो गया, ठीक है, या फिर KNO3 हो गया, ये मैं फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूँ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो है फर्स्ट A ग्रुप की। ठीक है, NO3 हो गया, या फिर हमारे पास CgMNO3 दैट इज सीजियम नाइट्रेट हो गया। सीधी सी बात है, ऊपर से नीचे यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा सा अलग रोल प्ले करता है। अगर मैं लिथियम नाइट्रेट को यहाँ पे हीट करता हूँ, सीधी सी बात है, हीटिंग इफेक्ट की बात हो रही है,
तो Li2O देता है वो, मतलब लिथियम ऑक्साइड देता है, प्लस NO2 रिलीज होता है, एंड उसके साथ थोड़ा सा ऑक्सीजन भी यहाँ पे हमारे पास रिलीज होता है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे रिलीज होता है। बट बाकी सारे केसेस में हमारे पास क्या होगा, ये जो भी है एम जो है वो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम कुछ भी हो सकता है, MnO2 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज़ करते हैं, और फर्दर ये जो है ब्रेक हो जाता है किसमें, हमारे पास M2 मेटल ऑक्साइड में, प्लस हमारे पास यहाँ पे N2 रिलीज़ होता है, एंड ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज़ होता है। तो ये ध्यान रखना है क्या, N2 यहाँ पे रिलीज, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस यहाँ पे हमारे पास मिलती है, एंड दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एस ब्लॉक पी ब्लॉक में जब नाइट्रोजन गैस का प्रिपरेशन आएगा तो ये सारी रिएक्शन 4 रिएक्शंस होंगी, बट आप एक झटके में इसको कर दोगे जिससे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कोई भी मेटल आ जाए, ये तो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप वाली आ गए। अगर मैं कोई भी मेटल का यहाँ पे रिएक्शन करवाता हूँ विथ नाइट्रेट, गाइस थोड़ा सा इग्नोर करिएगा बैकग्राउंड वॉइस को, मैं जोर करने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। जो है बाहर की जो कौवा थोड़ा सा है वो थोड़ा सा चिल्ला चिल्ली कर रहा है, ठीक है, शायद उसको भी पढ़ाई करनी है, बट मिल नहीं पा रहा है ऐसा मौका, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कोई भी मेटल नाइट्रेट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, MnO3 कोई भी मेटल नाइट्रेट होगा, उसको मैं हीट करूँगा, उसको मैं क्या करूँगा, हीट करूँगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, जब मैं मेटल नाइट्रेट को, कोई भी मेटल नाइट्रेट हो उसे मैं हीट करूँगा, अपार्ट फ्रॉम एस ब्लॉक, वो थोड़ा सा उन्होंने अलग किया है, कोई भी मेटल नाइट्रेट हो जाए उसको हीट करूँगा, हमारे पास मेटल ऑक्साइड मिलेगा, प्लस हमारे पास NO2 मिलेगा, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगी, ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज़ होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे नाइट्रेट का, जब भी मैं यहाँ पे हीट कराऊंगा, कोई भी मेटल नाइट्रेट हो उसे हीट कराऊंगा तो मेरे को मेटल ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा, NO2 मिलेगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज़ होने वाला है। सिमिलर केस में यहाँ पे इनर्ट गैस की अगर मैं बात करता हूँ, इनर्ट गैस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जिसमें हमारे पास AG, AUG, PTG और हमारे पास यहाँ पे HG वगैरह आ जाते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, जैसे AG है, AgNO3, उसको अगर मैं यहाँ पे हीट करूँगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट मिलता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हीट करेंगे तो मेरे को AG मिलेगा, NO2 मिलेगा, और साथ ही में ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज़ होगी, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज़ होने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया 3 केस। अब एक आपने जो है हम लोग ने जब कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में किया था अमोनियम वाला केस, अब इसमें जो है अमोनियम सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट अलग से थोड़ा सा देखने वाले हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोग वो चीज़ देखेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, कभी भी ध्यान ये देखो, हम लोग ने अभी तक इस पेज में क्या पढ़ लिया, नाइट्रेट है, ठीक है। अगर एस ब्लॉक के कोई एलिमेंट आते हैं, मतलब फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ जब फर्स्ट ए ग्रुप के नाइट्रेट जो है वो हीट हम लोग करेंगे, तो लिथियम जो है वो लिथियम ऑक्साइड NO2 गैस रिलीज होता है, एंड हाफ O2 मतलब ऑक्सीजन गैस। बट इस केस में बाकी सारे जो हमारे पास यहाँ पे मेटल है वो क्या देते हैं, मतलब फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल वो क्या करते हैं, जब उसे हीट करेंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा, एंड नाइट्रोजन गैस हमें यहाँ पे मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, कोई भी मेटल नाइट्रेट हमारे पास इधर हो, हीट करेंगे, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, NO2 गैस मिलेगा, एंड साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगी। इनर्ट गैस अगर है तो AgNO3 है, सीधी सी बात है, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होता है, NO2 रिलीज होता है, एंड यहाँ पे एस जैसे हमने दिसी का। नेक्स्ट पेज में आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट, किसके बारे में, हीटिंग इफेक्ट किसके, ऑफ अमोनियम सॉल्ट के हम लोग हीटिंग इफेक्ट के बारे में यहाँ पे थोड़ा बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। अब सर ये बातचीत बताइए क्या होता है। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर हमारे पास यहाँ पे ये जो अमोनियम है ये हमारे पास क्या है, विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले उसमें है, विथ ऑक्सीडाइजिंग एसिड एनायन है, अनायन अगर ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, N2 या फिर N2O यहाँ पे बनता है, या तो N2 बनेगा या तो N2O बनेगा। और विथ अगर हमारे पास ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड नहीं है, विथ अगर अनायन जो है हमारे पास, अनायन जो है वो विदाउट ऑक्सीडाइजिंग एसिड अनायन अगर है तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारे पास NH3 मिलता है। क्या मिलता है, NH3 मिलता है। ये जो है हमारे पास क्या है, बवाल पॉइंट है, जो कि आपको ये भी ध्यान रखना है। कैसे सर ये समझ में नहीं आया, बताइए क्वेश्चन करके कुछ। हाँ बिल्कुल बताएंगे क्या होता है रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट लेंगे, NH4NO3 मैंने ले लिया, NH4NO3। अब आप देख सकते हो NO3 जो है वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग, एक उसके पास ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड की तरह काम करेगा। अनायन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो मैंने क्या बोला था, अगर ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे N2O बनेगा और H2O यहाँ पे रिलीज होगा, 2 H2O यहाँ पे रिलीज होगा, ठीक है सर जी। तो ये तो हो गया सबसे पहला वाला रिएक्शन। अगर मैं बात करता हूँ यहीं पे अगर मैं क्या करूँ, NH4 है मेरे पास, NH4 है और NO2 है,
मैं क्या करूँगा, इसको हीट करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको कितने वाटर मैं निकाल सकता हूँ, 2 वाटर मैं आसानी से यहाँ पे निकाल दूंगा। अगर मैं 2 वाटर यहाँ पे निकाल सकता हूँ, देखो गाइस यहाँ पे 4 H है, यहाँ पे 2 O है, तो यहाँ से मेरे को 2 वाटर मैं आसानी से यहाँ पे निकाल सकता हूँ। अगर मैंने 2 वाटर यहाँ से निकाल लिए तो बचा क्या, साइड में N2 बचा। और मैंने कहा था कि अगर ऑक्सीडाइजिंग हमारे पास एसिड का अनायन है तो हमारे पास N2 या फिर N2O में से कुछ बनेगा, ठीक है। थर्ड वाला केस भी डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे आपको और क्लैरिटी मिल जाने वाली है कि NH3 कब बनेगा। NH3 तब बनेगा, मान लेते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, NH4Cl मैंने ले लिया, NH4Cl। यहाँ पे देख सकते हो तो ये जो है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हमारे पास का अनायन है ये, ठीक है सर जी। तो मैं इसको अगर हीट करूँगा तो हमारे पास क्या बनेगा, NH3 बनेगा और HCl यहाँ पे रिलीज़ हो जाने वाला है, HCl यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट समझ में आया है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे साइड में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट मैं समरी टाइप्स यहाँ पे देना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पूरा क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। पूरा तो लिखूंगा नहीं बिकॉज फिर से नोट्स ही बन जाएगा वो। अगर मैं यहाँ पे समरी के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो आपको समझनी है, कभी भूलना मत इसको। सबसे पहले पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, अगर कभी भी हमारे पास यहाँ पे कार्बोनेट आए, सल्फेट आए, या फिर हमारे पास यहाँ पे OH माइनस आए, अगर मेटल के साथ ही रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास CO2 यहाँ पे रिलीज़ होता है, या फिर SO3 रिलीज़ होता है, या फिर वाटर हमें यहाँ पे मिल जाने वाला है जब हम लोग हीट करेंगे उसको, ठीक है। अब उसके बारे में वेरिएशन हम लोगों ने बहुत टाइप की पढ़ी थी, वो आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। अगर हमारे पास नाइट्रेट आता है, नाइट्रेट अगर आता है तो मैंने आपको बता दिया था, लिथियम नाइट्रेट जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या देता है, N2O देता है। लिथियम के साथ लिथियम नाइट्रेट जो है वो क्या देता है, N2O देता है, यहाँ पे रिलीज होता है लिथियम ऑक्साइड के साथ N2O। हाँ जी सर, ये तो सही कहा आपने। साथ में अगर मैं बाकी की बात करता हूँ, बाकी मेटल्स की, NO3 के साथ वो क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस हमारे पास यहाँ पे NO2 यहाँ पे रिलीज होता है, क्या देता है, NO2 रिलीज होता है। हाँ जी सर। बात करता हूँ यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट के साथ, किसके साथ, अमोनियम सॉल्ट के साथ अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, अनायन जो है, तो या तो N2 मिलेगा या फिर N2O मिलेगा। बट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के अनायन के साथ हमारे पास NH3 यहाँ पे मिलता है, ठीक है, NH3 हमारे पास यहाँ पे मिलता है। एग्जाम्पल साइड में आपको करवा दिया था, ओके। तो ये तो बहुत रफली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ और टॉपिक के बारे में। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, एंड देन हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में जंप करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो अभी बहुत बड़ा जो है यहाँ पे हमारे पास ये प्ले करता है रोल, तो आपको धीरे धीरे करके समझना है। ये नोट्स आपको वैसे भी प्रोवाइड हो जाएंगे सेशन के बाद, तो आपको नोट्स की चिंता नहीं करनी है। मैंने बहुत ही क्रिस्प वे में समझाने की सब सारी चीज़ों कंसेप्ट को जो है यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो इसीलिए आपको धीरे धीरे करके यहाँ पे समझना है। समझने के बाद आपको जो है क्वेश्चंस को करने हैं। सारे क्वेश्चन के मैं कह रहा हूँ एस ब्लॉक पी ब्लॉक के अधिकतर क्वेश्चन जो है वो आपको यहीं से मिल जाएंगे, यहीं से आपको कंसेप्ट बिल्ड कर देना है, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस जो है वो एक कंसेप्ट बिल्डिंग की तरह काम करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। गाइज अब हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा एक मैं नोट करवाना चाहता हूं आपको, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट नोट। सबसे पहले नोट जो है ये एक एक्सेप्शन की तरह आप मान सकते हो, एक्सेप्शन ना बोल के ये आप देखो कि इस जो कंपाउंड है इसमें एक खूबी है। एक्सेप्शन मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं बोलूँगा इसको। क्या है वो चीज़, जब हम लोग इसको ये जो कंपाउंड है BeNO3 क्या है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे, एंड पेन का साइज में थोड़ा सा इसको एलिवेट कर दूंगा, हाँ जी ठीक है। तो ये गाइस आपको कंपाउंड यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये रहा, हाँ ये कंपाउंड आपको BeNO3 ठीक है, बेरियम बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट। ये क्या है, हमारे पास बेरिलियम नाइट्रेट है, बेसिक है, ये बेसिक इन नेचर होता है। और इसको अगर मैं 125 डिग्री सेल्सियस में, कितने में, 125 डिग्री सेल्सियस में अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो हमारे पास क्या होता है, सीधी सी बात, मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी मेटल अगर नाइट्रेट है, कोई भी मेटल नाइट्रेट को आप हीट अगर करते हो तो वो मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन NO2 और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज करता है। वो तो है, ये तो सेम हमारे पास यहाँ पे भी आप देख सकते हो, BeNO2 जो बेरियम नाइट्रेट है वो हमारे पास बेरियम ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन लास्ट में तो दे रहा है, बट बीच में एक इसकी खूबी होती है, और वो खूबी क्या है, ये हमारे पास क्या कराता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स इन इंटरमीडिएट, बीच में रिएक्शन के बीच में, बीचों बीच, या फिर आप कह सकते हो बीच में
रिएक्शन के होते दौरान हमारे पास एक कंपाउंड जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बेरिलियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास क्या होगा, +2 होता है। अगर मैं आपको कंपाउंड बना के दिखाऊं, आपको स्क्रीन में ये स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, क्या है ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। ये इसको क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर का होता है, इसलिए हम लोग बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट इसे हम लोग बोलते हैं। और सीधी सी बात ये है, अगर मैं देखूं 4 बेरिलियम है हमारे पास यहाँ पे, एंड 4 बेरिलियम के साथ हमारे पास ऑक्सीजन के साथ उन्होंने क्या किया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उन्होंने शेयर किया है। और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से डॉट बना देता हूँ, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे डॉट बना देता हूँ। कितने डॉट बनाऊंगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक 5 और यहाँ पे एक 6। तो ये जो 6 हमारे पास यहाँ पे है ना, ये कंपाउंड इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखता है। और इस केस में जो डॉट मैंने बनाया है वो हमारे पास NO2 के एक एक कंपाउंड है, क्या है NO2 कह रहा हूँ, NO3 के एक एक हमारे पास कंपाउंड ये है, ठीक है। डॉट जो है वो NO3 माइनस हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है सर जी, ये तो आपने बता दिया। अब बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हमें थोड़ा ध्यान रखना था कि बेरिलियम नाइट्रेट को, बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट को अगर मैं हीट करता हूँ 125 डिग्री में ही हीट करूँगा अगर, तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे वो तो हमारे पास नोन है कि बेरिलियम ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन NO2 मिलेगा एंड ऑक्सीजन रिलीज होगी। बट बीच में एक कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है सर जी। अब बात कर लेते हैं हम अपना एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सेकंड नंबर में यहाँ पे विजिबल होगा, और वो क्या है हमारे पास Mn, हमारे पास मैंगनीज नाइट्रेट जो है, मैंगनीज नाइट्रेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो हमें क्या मिलना चाहिए, मेटल नाइट्रेट, NO2 और ऑक्सीजन। हाँ जी सर, ये तो सही बात है और आपने सही भी लिखा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसका जो ऑक्सीजन स्टेट है वो भी चेंज नहीं हुआ, वो +2 ही है। बट अब ये क्या करेगा ना, ये जो ऑक्सीजन है इसकी आंखें चमक उठेगी, इसको थोड़ा सा लोभ हो जाएगा, क्या लालच हो जाएगा, और ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये जो लेफ्ट ओवर हमारे पास MnO है, ऑक्सीजन जाके इसके साथ जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है उसके साथ रिएक्शन ये करेगा, एंड यहाँ पे MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड यहाँ पे बना देगा। अगर मैं देखूँ, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को A+B मैं ऐड करूँगा अपनी बहुत छोटी कक्षा में, बहुत छोटी कक्षा में अपनी सीखा हुआ ऐड करना। जब आप दोनों को ऐड करते हो, ये LHS है वो RHS है, ये MnO और MnO कट गए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहाँ पे कट गए, तो जो फाइनल इक्वेशन आता है, अगर मैं मैंगनीज नाइट्रेट को क्या करता हूँ, मैंगनीज नाइट्रेट को यहाँ पे हीट करता हूँ तो हमें क्या मिलता है, MnO2 मिलता है, मैंगनीज ऑक्साइड मिलता है, प्लस हमारे पास यहाँ पे डाई ऑक्साइड ऑफकोर्स, एंड NO2 यहाँ पे रिलीज होता है, MnO2 यहाँ पे रिलीज होता है। तो क्लियर सी बात है, हमारे पास ये बात करनी है, बेरिलियम जो है वो कॉम्प्लेक्स देता है, एंड MnO3 जो है वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करके हमारे पास Mn+2 ही यहाँ पे रिलीज करता है, Mn+2 नहीं, Mn+4 के स्टेट में ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग अपना क्या करेंगे, हीटिंग इफेक्ट देखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, हीटिंग इफेक्ट। अगर मैं कोई भी ऑक्साइड को हीट करता हूँ तो उसमें कैसे कलर के चेंजेस आएंगे उसके बारे में आपको बात करने वाला हूँ। हीटिंग इफेक्ट ये गाइस हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही पार्ट चल रहा है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, ये हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही चल रहा है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ क्या हम लोग करने वाले हैं, मैं आपको एक एक करके कंपाउंड बताऊंगा एंड उसके कलर चेंजेस के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर मैं सबसे पहला कंपाउंड ले लेता हूँ, मान लेते हैं Ag2O। क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, सिल्वर ऑक्साइड मैंने यहाँ पे ले लिया है, और सिल्वर ऑक्साइड को मैंने क्या किया, गर्माहट दी उसको, तो ये क्या करेगा, मैंने अभी जस्ट बताया था Ag और हाफ O2 में ये टूट जाएगा, ठीक है सर जी, हाफ O2 में टूट गया। और ये जो होता है ग्रे कलर का हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है सर जी, ग्रे कलर का होता है, ये समझ में आ गया। अगर मैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखना चालू करें, PbO को, लेड ऑक्साइड को हीट करता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे PbO में ही वो रहेगा, सीधी बात है, बट कलर चेंजेस हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं कूल करता हूँ तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ कलर के रेस्पेक्ट में। अगर मैं PbO को हीट करूँगा तो हमारे पास जो येलो कलर का होता है, वाई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। बट अगर मैं PbO जो हमारे पास रेड कलर का है उसको कूल करता हूँ तो वापस वो क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। थर्ड बात कर लेते हैं हम अपना ZnO और ZnO का हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। Zn ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड है, इसको अगर मैं हीट करूंगा और इसको कूल करूंगा तो क्या हमारे पास असर होने वाला है इसके ऊपर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैंने उसको सिर्फ हीट किया है तो पहले जो है वो वाइट रहता है, हीट करूंगा तो येलो हो जाएगा, एंड येलो ZnO को अगर मैं फिर से कूल करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वाइट के अंदर कन्वर्ट
हो जाने वाला है। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। चौथा, अगर हमारे पास यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड को मैं हीट करूँगा या फिर कूल करूँगा, इसमें क्या असर हमारे पास पड़ने वाला है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेंगे, यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, ये गाइस आपको सिंपल सी बात है, आप 2-3 बार इस स्लाइड को देखोगे आपके पास खुद याद हो जाएगा। तो आपको जैसे ये व्हाइट रहता है और ये येलो में चेंज होता है, वापस वही सेम हमारे पास होता है। ZnO का और K2O का हमारे पास सेम यहाँ पे चलता है, सेम यहाँ पे हमारे पास चलता है। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट और एक, बट उससे पहले थोड़ा कलर चेंज कर दूंगा पेन का। ठीक है सर जी, कर लो, थोड़ा सुंदर भी दिखना चाहिए, बिल्कुल सुंदर दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे CrO5 क्रोमेट ऑक्साइड को, क्रोमेट ऑक्साइड जो है वो किस कलर का होता है ना, ब्लू ब्लू कलर का होता है। क्या गुलू गुलू नहीं गई, ब्लू ब्लू। ठीक है, कुछ और मत सुनिएगा, ब्लू ब्लू है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको हीट करता हूँ, मैं एक ही डायरेक्शन में होगा ऑफकोर्स रिएक्शन, इसमें कन्वर्टेबल नहीं होता। ठीक है, अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो ये CrO3, अच्छा CrO3 हमारे पास गलत होगा, Cr2O3 है, Cr2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑफकोर्स ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होने वाला है। और ये जो कलर होता है ना, ये कलर की अगर मैं बात करूँ, ये कलर होता है ब्लू से हमारे पास ग्रीन कलर में, हरा 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 कलर में हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसका डायग्राम भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे Cr, यहाँ पे हमारे पास 5 ऑक्सीजन के बॉन्ड्स होते हैं। तो एक आप यहाँ बनाओगे, एक यहाँ बनाओगे, एक यहाँ बनाओगे एंड एक यहाँ बनाओगे। तो अब जब ज्वाइन करोगे, सीधी सी बात है, आपको एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को, सॉरी मैंने इसको ज्वाइन क्यों किया, हाँ ठीक है, आपको एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है सर जी, तो ये तो हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये, मैंने एक कंसेप्ट मैं बताना भूल गया, ये जो येलो PbO है, यहाँ पे मैं आप बताना चाहता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। जो येलो PbO है, क्या है, येलो कलर का जो PbO है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मासी कॉट। मासी वाला कॉट नहीं गाइस, मासी कॉट, मासी कॉट। गाइस अपने मासी को याद करना बंद करें, आपको जो है ये वर्ड याद रखना है। ठीक है, रेड PbO, अब येलो PbO को मैंने क्या बोल दिया, मासी कॉट। अब जो है रेड PbO को मौसा कॉट नहीं बोलते गाइस, इसको बोलते हैं लिथार्ज। थोड़ा सा नाम गलत है, गलत मतलब इन द सेंस कि इसके मैचिंग में नहीं है, बट हाँ गाइस इसे बोलते हैं लिथार्ज। तो कहीं भी आपको, ये सिर्फ PbO के लिए नहीं है, जैसे हमारे पास यहाँ पे था फॉर एग्जांपल ZnO, तो ZnO वाइट है तो उसको हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, बस ZnO हमारे पास येलो हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मासी कॉट बोल सकते हैं। ठीक है, मासी कॉट बोल सकते हैं। ओके सर जी, तो ये तो हमारे पास समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, मैंने यहाँ पे ऑक्साइड आपको समझा दिया है, ऑक्साइड मैंने आपको समझा दिया है। अब बात कर लेते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। ओके सर जी, गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ एसीटेट एंड हमारे पास यहाँ पे ऑक्जेलेट सॉल्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मेटल एसीटेट की, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेटल एसीटेट की। Ma जो है वो मेटल एसीटेट है, एसीटेट। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, MCO3 मेटल कार्बोनेट में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड फिर फर्दर इसको हीट करने में, फर्दर हम लोग इसको हीट करेंगे तो हमें पता था M मेटल ऑक्साइड, आप कोई भी मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 यहाँ पे रिलीज होता है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले लेक्चर के। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास यहाँ पे CH3COCH3 रिलीज होता है। सर ये क्या लिखा, फिर से बताओ, बिल्कुल बताएंगे क्या होता है, सीधी सी बात है। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, एसीटेट की अगर मैं बात करूँ, एसीटेट कुछ इस तरह से दिखता है, आप सबको पता है, दैट इज इक्वल टू C, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे 2 मोल्स यहाँ पे लिए हैं एसीटेट के, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, और मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल कोई मेटल ले लिया, Mg+2 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप कोई और भी ले सकते हो, मैंने अभी के लिए समझाने के लिए आपको ये लिया है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से MgCO3 दैट इज मेटल कार्बोनेट, क्या किया मैंने यहाँ पे गायब कर दिया, मेटल कार्बोनेट को मैंने यहाँ से गायब कर दिया। ठीक है सर जी, मेटल कार्बोनेट को जब मैंने गायब किया तो क्या बच जाता है, सीधी सी बात ये देखो, CH3COCH3 बच जाता है, और वही आपके रिएक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मेटल कार्बोनेट को फर्दर हीट करोगे तो आपके पास मेटल ऑक्साइड प्लस हमारे पास CO2 यहाँ पे आता है। सिमिलर हमारे पास इक्वेशन में अगर मैं ऑक्जेलेट की बात करूँ, यहाँ पे ऑक्जेलेट में क्या होता है, मेटल ऑक्जेलेट को अगर मैं यहाँ पे हीट करता हूँ, मेटल ऑक्जेलेट, ठीक है, अगर मैं इसको क्या किया, हीट किया, तो ये मेटल कार्बोनेट में ही टूट जाएगा, MCO3 प्लस हमारे पास यहाँ पे CO और CO2, मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलते हैं, और इसको फर्दर हीट करने से आपको पता है क्या मिलने वाला है, दैट इज मेटल ऑक्साइड प्लस हमारे पास CO2 और रिलीज होने वाला है। ठीक है सर जी, तो 2 मोल हमारे पास CO2 यहाँ के होंगे, और ये रिएक्शन है, ये अबव 350 डिग्री सेल्सियस ये पॉसिबल है, आप ध्यान रखना 350 डिग्री सेल्सियस के बाद हमारे पास इधर होता है। एग्जाम्पल से अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको, ऑक्जेलेट कुछ इस तरह से दिखता है। ऑक्जेलेट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू हमारे पास COO माइनस, ऑफकोर्स 2 मोल मैंने यहाँ पे ऑक्जेलेट के लिए लिया, मतलब एक ही मोल लिया है, ऑफकोर्स कुछ इस तरह से दिखता है ना, है ना, हाँ कुछ इस तरह से। मैंने क्या किया, अभी
मान लेते हैं 2 मोल मेरे पास यहाँ पे Ag+ के हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ से AgCO3 मैंने यहाँ से गायब कर दिया, तो क्या बच जाता है, तो सीधी सी बात है, ये क्या कर दिया, AgCO3 मैंने यहाँ से गायब कर दिया, तो बचा प्लस CO, तो ये CO बच गया। और क्योंकि यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है, तो ये यहाँ पे जाके ऐड हो जाने वाला है। तो ये तो हो गया हमारे पास कि अगर मैं मेटल एसीटेट को या फिर मेटल ऑक्सलेट को हीट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है। सीधी सी बात ये है, डायग्राम बनाइए। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें डायग्राम बनाना होता है। आप सबको पता है ऑक्सीलेट किस तरह का दिखता है, एसिडेट किस तरह का दिखता है। Mg को, मेटल कार्बोनेट को अलग करो एंड देन आगे फर्दर आपको रिएक्शन खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया गाइज अभी तक का हमारे पास पूरा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बातचीत। ओके, तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं हम अपने अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो ये जो कंसेप्ट है या टॉपिक है वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज ले ली है। सबसे पहला रिएक्शन था हमारे पास जो टाइप ऑफ रिएक्शंस में था, सिंपल रिएक्शंस में, फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिकम्पोजिशन के रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। अब जो है हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो हमारे पास, रेडॉक्स रिएक्शन डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये फर्दर 4 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। क्या है वो 4 चीज़, मैं वो लिखने वाला हूँ अभी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हमारे पास फर्दर 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। डैट इज pH ऑफ सोल्यूशन। क्या है, pH सोल्यूशन का, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। बात करता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसका सोल्यूशन का, जिससे आप टेस्ट कर रहे हो, जिसके ऊपर आप बातचीत कर रहे हो, जिस कंपाउंड के बारे में। एंड लास्टली हम लोग बात करते हैं प्रेशर के बारे में। क्योंकि ये आपके सिलेबस में प्रेशर नहीं है तो मैं ये कराने भी नहीं वाला हूँ, क्योंकि फालतू में करा के कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। फ़ायदा होना चाहिए जिससे आपको कुछ मिले। वैसे प्रेशर का कंसेप्ट आप बाद में फ्यूचर जब करोगे, अगर आप केमिस्ट्री लेके पढ़ते हो तो ऑफकोर्स आपको नॉलेज इसके बारे में मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने पीएच के बारे में। किसके बारे में, पीएच के बारे में। हमें पता है पीएच क्या होता है, वो सब तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ के आ चुके हो। मैं सिंपल सी बात है ये कहना चाहता हूँ इस कंसेप्ट की ओर में। अगर हमारे पास यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड है, ठीक है, तो ये क्या होता है, MnO4- जो होता है, ये हमारे पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसकी, Mn की, ठीक है। अच्छा, इससे जो है आपकी पूरी डी ब्लॉक की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी एक ही कंसेप्ट से। तो ये आपको ध्यान भी रखना है, अच्छी तरीके से सुनना भी है, क्योंकि ये जो मैंने आपको कहा भी था, सॉल्ट एनालिसिस जिसका क्लियर है, पूरे ब्लॉक केमिस्ट्री आपका क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो ठीक है सर जी, ये क्या है, ओ है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग अनायन है, सॉरी। और ये क्या करता है, अगर मैं सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में डालता हूँ, क्या करता हूँ, एसिडिक मीडियम में डालता हूँ, MnO4- को एसिडिक मीडियम में डालता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम में डालता हूँ इसको, न्यूट्रल मीडियम में अगर मैं इसको डालता हूँ, और या फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, मैं इसको बेसिक OH लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक मीडियम में अगर मैं इसको डालता हूँ तो क्या क्या हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलती है वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। एसिडिक मीडियम में डालूंगा तो ये जो MnO4- है वो Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कि होता है कलरलेस, कंपाउंड, ठीक है, कलरलेस हमारे पास इधर देखने को मिलता है, ठीक है। थर्ड, अगर मैं MnO4- को, MnO4 पर जो मैंगनीट आयन को मैं न्यूट्रल मीडियम में डालता हूँ तो मेरे को मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि हमारे पास ब्राउन होता है, चॉकलेटी ब्राउन नहीं गई, ब्राउन कलर का हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +4 के बराबर होता है, ठीक है। और इसी MnO4- को अगर मैं एक बेसिक मीडियम में डालता हूँ तो हमें क्या देखने को मिलता है, MnO4 2- के बराबर होता है ये, और इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना हो जाएगा, 4- है 8, और ये इस तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, -6 के बराबर, सॉरी 6 के बराबर, तो ये हो गया हमारे पास +6 के बराबर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, Mn का। और ये कौन से कलर का होता है, ये हमारा होता है ग्रीन, हरा कलर का हमारे पास देखने को ये मिलता है, ठीक है सर जी। तो क्या क्या मैंने अभी बोला, पर मैंगनीट आयन को, मतलब MnO4- को, जो कि +7 स्टेट में है, उसको अगर मैं एसिडिक मीडियम में डालता हूँ सबसे पहले तो Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में ब्राउन कलर का होता है, एंड लास्टली OH दैट इज बेसिक मीडियम में ये क्या होता है हमारे पास, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है सर जी। अच्छा सर जी, एक बात बताओ, ये जो MnO4 है ना, एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट करवा के लिखना चाहता हूँ, ये जो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं नोट करवाऊंगा ऑफकोर्स, ठीक है। नोट करके, या फिर आप इसे बवाल पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है। क्या है सर ये बवाल पॉइंट,
ये जो MnO4 2- है ना, MnO4 2-, ये जो जिससे मैंने बेसिक मीडियम से बनाया है जो कि ग्रीन कलर का है, ये सिर्फ जो है हमारे पास स्टेबल होता है, स्टेबल इन स्ट्रॉन्ग बेस, इन स्ट्रॉन्ग बेस। जब हम इसे स्ट्रॉन्ग बेस में डालेंगे तभी जो है ये स्टेबल होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे वीक बेस में डालते हैं तो ये हमारे पास अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। और कैसे होता है, अगर मैं बात करता हूँ MnO4 2- की, अगर मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे, सिंपल सी बात है, वीक बेस या न्यूट्रल मीडियम में डाल देता हूँ, मान लो जस्ट इन केस, तो क्या बन जाता है, सीधी सी बात, MnO4- बन जाता है यहाँ पे, MnO4- जो कि पिंक कलर का होता है, पिंकी पिंकी पोंकी, एंड हमारे पास MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हमारे पास ब्राउन कलर का होता है। ये क्या है, ब्राउन, और ये क्या है, पिंक कलर का होता है। इसमें हमारे पास चेंज हो जाता है। ठीक है सर जी, ये तो समझ में आ गया कि हमें हमेशा MnO4 2- को बेसिक मीडियम में ही करना है, बिकॉज तब जाके वो स्टेबल होता है, वरना अनस्टेबल होकर बावला हो जाएगा। ठीक है सर जी। थर्ड बात कर लेते हैं हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, CrO4। ये हमारे पास थर्ड कंसेप्ट है, क्या है, CrO4 2- को अगर मैं यहाँ पे एसिडिक मीडियम में H+ में डालता हूँ, एसिडिक मीडियम में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cr2O7 2- में, Cr2O7 2- में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में डालता हूँ, बेसिक मतलब OH- के मीडियम में, तो ये हमारे पास वापस से CrO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है। बात करूँ अगर मैं इसकी कलर की, तो ये होता है हमारे पास यहाँ पे येलो डट्टी फेलो कलर का, येलो डट्टी फेलो कलर का होता है। और बात करूँ हमारे पास यहाँ पे ये होता है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज खाना नहीं है गाइस, ऑरेंज कलर वाला की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर जी, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे पीएच के बारे में अच्छी खासी जानकारी हम लोगों ने यहाँ पे ले ली है। अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि होने वाला है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, कैसे रिडॉक्स रिएक्शन डिपेंड करता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है मैं आपको बता दूं, ये जो कंसेप्ट आने वाला है नेक्स्ट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी अगले 15-20 मिनट के लिए, ठीक है, आपको मेरी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सुनना है, मेरी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको सुनना है। ठीक है सर जी। कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और इस कॉन्सेंट्रेशन में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, सीधी सी बात ये है, सबसे पहले मैं आपको कुछ एक ब्रीफ आइडिया देने वाला हूँ ऑक्सीडाइजिंग एसिड एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एसिड के बारे में। क्या, ऑक्सीडाइजिंग एसिड। सर ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या होता है, बिल्कुल बताता हूँ आपको एक सेकेंड में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एसिड की, हमारे पास जो है यहाँ पे अनायनिक पार्ट जो होता है ना, अनायनिक पार्ट, नेगेटिव पार्ट, जो अनायनिक पार्ट होता है ऑफ एसिड, जो एसिड हमारे पास ये है, वो क्या करता है, बिहेव्स लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिहेव्स लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एसिड बोलने वाले हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड, इसका मतलब हमारे पास वो जो एनायन है वो हमारे पास बिहेव करता है लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है सर, कुछ एग्जांपल बता दोगे क्या, क्या कौन से हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं, एग्जांपल कुछ बता दोगे, बिल्कुल बताएंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, तो ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ H2O हमारे पास, फिर SO2, और ये हमारे पास SO2, ऑफकोर्स SO2 और ऑक्सीजन यहाँ पे लिबरेट करता है, ये सबको पता है। ये हो जाता है हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ठीक है, क्योंकि SO4- जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की, किसकी, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की, तो ये भी हमारे पास एक क्या है, यहाँ पे H2O2NO2 और यहाँ पे O रिलीज होता है, मैंने आपको बताया था। एंड बात करता हूँ यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 सॉरी, वो भी हमारे पास क्या करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे क्या रिलीज करता है, ऑफकोर्स H2O+2NO प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज करता है। ठीक है सर जी, तो ये हो गया हमारे पास 3 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं। एंड फर्दर अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या होंगे, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। सर ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या होता है, सिंपल सी बात है गाइस, जो अनायनिक पार्ट ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो अनायन दैट डजंट बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड बोलेंगे। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। एग्जाम्पल इसके हुए हैं क्या कुछ सर? हाँ जी बिल्कुल है। मैं बात करता हूँ इसकी एग्जाम्पल की। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और साथ में डाइल्यूट HCl। ये क्या है हमारे पास? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग बिकॉज Cl माइनस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है। एंड SO4 जो है, डाइल्यूट HSO4 जो है हमारे पास H2SO4, वो भी हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम यहाँ पे नहीं करता है। ठीक है सर जी। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे पूरा ब्रीफ आइडिया ले लिया उन्होंने कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं। ओके, तो ये तो हमारे पास समझ में आ गया। सर अब कॉन्सेंट्रेशन में और कुछ बचा है क्या? बिल्कुल बचा है, बहुत कुछ बचा है गाइस। अगर मैं किसी मेटल का रिएक्शन करवाता हूँ विद एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड एंड विद एन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, तो हमारे पास क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है सर जी। अब दोस्तों हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और वो महत्वपूर्ण बात क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे सीधी सी बात ये है, जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब कोई भी मेटल, मेटल हमारे पास इधर है, प्लस कोई भी नॉन मेटल, सबसे पहले मेटल विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड NaOH जो है, ये क्या है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या होगा? ठीक है सर जी। अच्छा, अगर इसके गाइस दो केस बनते हैं, और दो केसेस क्या हैं? सबसे पहले मैं एक केस ले लेता हूँ, ए केस, ठीक है। और वो केस क्या है? मेटल, ठीक है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड की अगर मैं बात करता हूँ, मान लेते हैं डाइल्यूट HCl मैंने ले लिया, बिकॉज नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। अगर मैं इसको देखूंगा, ठीक है, मेटल प्लस एसिड जो है वो क्या देता है हमारे पास? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देता है। सॉल्ट प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या मिलने वाला है? हाइड्रोजन मिलने वाला है। हाँ जी सर, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मिलने वाला है। हाँ जी सर, ठीक है। तो ये जो मेटल है हमारे पास, सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है, क्या कहना चाहता हूँ, ये जो मेटल हमारे पास यहाँ पे है ना, आपको वॉइस क्लियर आ रही है गाइस? हाँ आ रही है, ठीक है। तो ये जो मेटल है, अगर हमारे पास ये जो मेटल हमारे पास इधर है, वो अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, RS का मतलब क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज। आपने सबने जो है मेटलर्जी में पढ़ा होगा, ये जो कंसेप्ट है रिएक्टिविटी सीरीज़ का, अपनी छोटी क्लासेस में रिएक्टिविटी सीरीज़ का एक टेबल होता था, वो आपने अच्छी खासी देखी होगी। अगर हाइड्रोजन के ऊपर अगर मेटल है, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल अगर रिएक्ट कर रहे हैं हमारे पास डाइल्यूट HCl के साथ, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ, तो हमारे पास हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज होगा, सीधी सी बात है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? अगर हमारे पास यहाँ पे मेटल प्लस डाइल्यूट HCl, ऑफकोर्स नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ ही रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो इस केस में हमारे पास नो रिएक्शन होगा। किस केस में? नो रिएक्शन व्हेन हमारे पास ये जो मेटल है, ये हमारे पास बिलो हाइड्रोजन के नीचे हमारे पास अगर कोई मेटल है, तो वो हमारे पास नो रिएक्शन विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ठीक है, इन रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। सबसे पहला जो कंसेप्ट था कि अगर मैं कोई भी मेटल को यहाँ पे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तो अगर वो मेटल जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज से में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो वो तो सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ठीक है। बट अगर वही मेटल हमारे पास हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो हमारे पास यहाँ पे नो रिएक्शन होने वाला है। एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या है? Zn है। क्या है? Zn जिंक है, और मैंने इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाया। हमें पता है ये जो Zn है वो हाइड्रोजन के ऊपर लाई करता है, तो इसीलिए हमारे पास वो क्या देगा? सॉल्ट, दैट इज ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस विल रिलीज, हाइड्रोजन लिबरेट यहाँ से होने वाला है, ठीक है। अच्छा सर, आपने तो बता दिया कि अगर मैं मेटल को नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो क्या होगा। तो अब ये भी बता दो कि अगर मैं किसी भी मेटल को, सेकंड हमारे पास इधर होने वाला है कंसेप्ट, कोई भी मेटल को अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तो कैसे सर यहाँ पे रिएक्शन होने वाला है? बता सकते हो? बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, इसलिए तो आपके लिए तो आए हैं समझाने के लिए, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। तो क्या होगा सर? बता भी दीजिए, बात मत करिए, बताइए, ठीक है, ओके बताते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहला वाला हम लोग यहाँ पे केस ले लेते हैं। वो क्या है हमारे पास? सबसे पहला जैसे ए था वैसे ही ले लेंगे। अगर हमारे पास जो मेटल है, ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एसिड हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, फर्स्ट वाला केस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेटल, ठीक है, यहाँ पे 3 केसेस और बनती हैं फर्दर,
और वो क्या केसेस है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये हमारे पास मेटल हो गया, प्लस ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एसिड हमारे पास जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 था, उसकी बात मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे ना 3 वेरिएशंस आती है, वो मैं यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। 3 वेरिएशंस हमारे पास इधर आती है। अगर हमारे पास थोड़ा कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको दिखने में सुविधा हो, 70% HNO3 है, 70% HNO3 है। एक हो सकता है 20% हमारे पास यहाँ पे HNO3 गिवन हो, या फिर हो सकता है 6%, क्या 6% HNO3 गिवन हो, ठीक है सर जी। 6%, 20% या फिर 70%, ठीक है सर जी। तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेटेड है। ये क्या है, डाइल्यूट है, हाँ जी सर। और ये क्या है, वेरी डाइल्यूट हमारे पास इधर वाला कैटेगरी है, ठीक है। अगर मैं देखूं हमारे पास, अगर ये 70% HNO3 गिवन है, तो मेटल विथ 70% HNO3 गिव्स क्या देता है, मेटल नाइट्रेट, मेटल NO3 हमारे पास यहाँ पे देगा, ठीक है सर जी। ये तो समझ में आ गया। और रिलीज करेगा क्या, रिलीज करेगा हमारे पास NO2 रिलीज करने वाला है, ठीक है। अगर हमारे पास 70% गिवन है तो हमें ये कर देना है। अगर हमारे पास 20% डाइल्यूट HNO3 मतलब एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड गिवन है, तो इस केस में भी हमारे पास सेम उत्तर मिलने वाला है। ये भी हमारे पास सेम उत्तर देता है, प्लस NO2 यहाँ पे रिलीज होता है। सॉरी, NO2 कह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गलत मिलता है, गलत मतलब इन द सेंस थोड़ा सा अलग मिलता है। जो मेटल नाइट्रेट तो मिलेगा ही, बट उसके साथ N2O यहाँ पे रिलीज होता है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 6% HNO3 की, 6% HNO3 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा इस, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे सेम उत्तर मिलता है, बट थोड़ा सा ऑफकोर्स चेंज है। मेटल नाइट्रेट तो मिलता ही है, बट उसके साथ हमारे पास NH3 है, जो कि फिर वापस से कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास यहाँ पे NH4NO3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है सर जी। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास किसका, हमारे पास मेटल विथ ऑक्सीडाइजिंग एसिड। बट इसमें भी एक खेल है, क्या खेल है सर जी, क्या खेल है। ये जो मेटल है ये तभी हमारे पास, ये जो मैंने अभी लिखवाया पहला वाला केस, ये ऑप्शन तभी वैलिड है अगर हमारे पास मेटल जो है वो हमारे पास मेटल अबव लेड Pb इन रिएक्टिविटी सीरीज। अगर ये जो मेटल है वो रिएक्टिविटी सीरीज लेड से ऊपर लाई करता है, तो ये जो है कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे लगने वाला है। बट अगर इसी को, अगर मैं बी ऑप्शन, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ, मेटल विथ ऑक्सीडाइजिंग एसिड इटसेल्फ। बट इस केस में हमारे पास जो मेटल है वो लेड के नीचे लाई करता है, लेड के नीचे मतलब Pb के नीचे ऑफकोर्स लाई करता है। तो उस केस में एक सेकेंड, उस केस में हमारे पास क्या होने वाला है वेरिएशंस, वो भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। इस केस में हमारे पास क्या होगा, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे, 70% HNO3 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, बट उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 70% मैंने क्या ले लिया, HNO3 ले लिया, ठीक है सर जी। कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ऑफकोर्स कॉन्सेंट्रेटेड है। देन मैंने यहाँ पे 20% क्या ले लिया, HNO3 ले लिया, ये हमारे पास डाइल्यूट हो जाएगा, सीधी सी बात, सेम कंसेप्ट है। और 6% मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे HNO3 ले लिया, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या उत्तर आने वाला है उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे पास मेटल विथ ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, और ये जो मेटल है इस केस में जो बी ऑप्शन है, बी मेटल है, वो हमारे पास मेटल बिलो Pb, बिलो लेड इन रिएक्टिविटी सीरीज अगर है, रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे अगर लाई करता है Pb लेड के, तो ये जो मेटल है, तो अगर ये रिएक्ट करेगा हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ, तो क्या देगा, सीधी सी बात ये है। पहले वाले केस में तो हमारे पास सेम उत्तर मिलने वाला है, MnO3 मेटल नाइट्रेट मिलेगा विथ NO2 मतलब ये उत्तर सेम रहेगा अगर आप Pb लो या फिर NO2। मतलब अगर 70% HNO3 गिवन है तो द आंसर विल बी सेम इफ़ अगर वो मेटल Pb के ऊपर लाई करता हूँ, नीचे लाई करता हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। बट अगर 20% हमारे पास इधर है, 20% अगर हमारे पास इधर है, 20% रिएक्शन अगर है, तो इस केस में भी हमारे पास यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। मेटल नाइट्रेट तो मिलेगा ही, मेटल नाइट्रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट विथ NO यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे आपको रिलीज होता दिखेगा। बट 6% अगर हमारे पास HNO3 गिवन है, तो इस केस में हमारे पास ठंटन गोपाल मतलब नो रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेटल, नॉन मेटल विथ ऑक्सीडाइजिंग एसिड एंड मेटल विथ ऑक्सीडाइजिंग एसिड का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब कुछ क्वेश्चन के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल सके इस टॉपिक के ऊपर। बट उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा बवाल पॉइंट, जो कि बहुत बड़ा वाला होने वाला है बवाल इन सब के एग्जाम्पल में, बवाल पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है सर जी वो बवाल पॉइंट, बिल्कुल बता देंगे, बताता हूँ अभी।
अगर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 3 क्योंकि है तो ये 2NHNO3 ऑफकोर्स HNO3 2HNO3 और 2HNO3। अगर मैं यहाँ पे आपको 2 का टेबल याद है 2H और यहाँ पे हमारे पास 2 8 जा 16 ऐसे आपको यहाँ पे लिख देना है 16 होता है। अगर मैं 2H के साथ ये गाइस क्या है 70% हमारे पास इधर है, ये वाला कैटेगरी 20% वाला है 20% वाला, एंड ये जो है हमारे पास 6% वाला कैटेगरी यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो अगर मैं 6% को यहाँ पे रिएक्ट करवाता हूँ 70% को 2H हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे 2NO2 प्लस यहाँ पे 2H2O रिलीज होता है। ठीक है, अगर मैं इसी को 20% HNO3 को रिएक्ट करवाता हूँ HNO3 को विथ 8H प्लस 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमारे पास N2O रिलीज होता है। साथ में हमारे पास 5 मोल्स H2O के पानी 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 अंकल जी वाले रिलीज होता है। ठीक है, और लास्टली अगर मैं यहाँ पे 6% HNO3 को 16 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को 2NH3 प्लस हमारे पास 6 पानी 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 अंकल जी रिलीज होता है। अब जो है कि आपको समझ जाना है, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कैसे इसको लगाना है, अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, Zn मेरे पास यहाँ पे है और Zn विथ रिएक्शन विथ 2HNO3 और ये क्या है कॉन्सेंट्रेटेड है। जब उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड लिख दिया, हो सकता है उन्होंने 70% ना लिखा हो, बट कॉन्सेंट्रेटेड लिख दिया है, इसका मतलब 70% है एज यूजुअल। ठीक है, आपको बाई डिफ़ॉल्ट ये समझ जाना है। तो Zn प्लस ये क्या देगा, सीधी सी बात ये था, मेटल है एंड अबव हमारे पास क्या है पीबी के है, तो यहाँ पे Z अबव हो या नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड अगर है तो सेम आंसर आपको मिलता है। तो Zn नाइट्रेट आपको यहाँ पे मिलेगा, Zn नाइट्रेट मतलब जिंक नाइट्रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे बैलेंस करता हूँ, साथ में 2HNO3 हमारे पास इधर है, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, अच्छा 2H प्लस यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रिलीज़ होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधी सी बात ये है 2HNO3। ठीक है, ये क्या करेगा 2H प्लस जो रिलीज़ हुआ है उसके साथ रिएक्शन करवाएगा, रिएक्शन करके जो रिलीज़ होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो चीज़ को, डेट इज़ 2NO2 और यहाँ पे 2H2O रिलीज़ होता है, मैंने आपको बताया था। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को बारी बारी से ऐड कर दूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2H प्लस के साथ यहाँ पे कट ऑफ हो रहा है। और देखूँ अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करके यहाँ पे लिखता हूँ, Zn जिंक जो है 4HNO3 मतलब बैलेंस करके यहाँ पे लिख रहा हूँ के साथ मिलके हमारे पास क्या देता है, जिंक नाइट्रेट आपको देखने को मिल जाता है। साथ में आपको 2 मोल नाइट्रो NO2 के मिलेंगे यहाँ पे एंड 2 मोल आपको यहाँ पे पानी 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 अंकल जी के मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको जिंक प्लस 2HNO3 ऐसा दिया होगा, तो आपको खुद सॉल्व करके यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन खुद बनाना पड़ेगा। हो सकता है NO2 कितने मोल्स हैं, वाटर कितने मोल्स निकले हैं, वो सब पूछा जा सकता है। तो आपको मैंने जो पीछे बताया है वो एंड साथ में जो अभी जो बवाल पॉइंट मैंने लिखा है वो, अगर ये चीज़ आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं और कोई भी आपको दिक्कत आने नहीं वाली है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट पेज में आप सबके सामने एक एग्जाम्पल और 2-3 ले लेंगे जिससे आपको और इस टॉपिक पे होल्ड आ जाए, क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, जिंक का ही ले लेते हैं। जिंक अगर हमारे पास 2HNO3 के साथ, बट इस केस में हमारे पास ये डाइल्यूट है। ठीक है, और डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या मिलेगा। ठीक है सर जी, ये तो ठीक है आपने कह दिया, बट इस केस में मैंने बताया था कि डाइल्यूट अगर है तो आपको ध्यान देना है क्या, हमारे पास जिंक नाइट्रेट तो मिलना ही है, वो तो छोड़ ही दो। ठीक है, जिंक नाइट्रेट हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है सर जी, तो मिल गया ओके। प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पे नाइट्रेट जब निकालोगे 2 हाइड्रोजन भी तो रिलीज़ होगा। हाँ जी सर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, और अगर 2HNO3 है और इस केस में हमारे पास ये 20% है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 8H को रिएक्शन करवाऊँगा। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधी सी बात ये है 8H के साथ रिएक्ट करके ये N2O बनाता है एंड साथ में हमारे पास H2O 5 मोल पानी 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 के रिलीज़ करता है। ये तो आपको पता ही है, मैंने बताया था जस्ट पीछे ही बवाल पॉइंट में, आपको वो अच्छी तरीके से याद करना है दोनों को। ये सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड फिर यहाँ पे कट्टम कुट्टा खेलूँगा। ये जो है हमारे पास 8H प्लस यहाँ पे चले जाएगा एंड जो फाइनल हमारे पास इक्वेशन आता है 4Zn 4 मोल जिंक के, हमारे पास 8 एंड 10 मोल HNO3 के, 10 मोल्स ऑफ HNO3 मिल के क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जिंक नाइट्रेट 4 मोल्स देंगे, ZnNO3x प्लस N2O
प्लस हमारे पास 5 मोल पानी 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 अंकल जी के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको क्लैरिटी मिल गई गाइस। अब जो है एक और क्वेश्चन या एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको 6% वाला भी क्लैरिटी मिल जाए। सेम एग्जांपल लेंगे, Zn है 2HNO3 मेरे पास यहाँ पे है, और इस बार मैंने क्या ले लिया इधर, वेरी डाइल्यूट मैंने यहाँ पे केस ले लिया है। वेरी डाइल्यूट अगर केस है तो इस केस में हमारे पास क्या मिलेगा, सीधी सी बात है, नो रिएक्शन होने वाला है। नहीं, नो रिएक्शन नहीं होगा सर जी, नो रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज Zn जो है वो Pb के ऊपर लाई करता है। अगर Pb के ऊपर लाई करता है तो हमारे पास Z मतलब जिंक नाइट्रेट तो मिलने ही वाला है, ऑफकोर्स जिंक नाइट्रेट हमें मिल जाएगा। उसके साथ जो है हमारे पास 2 मोल H प्लस के, 2 मोल हमारे पास H के यहाँ पे रिलीज़ होने वाले हैं, 2 मोल H के रिलीज़ होंगे, वो तो सबको पता है। अब जो है अगर 2HNO3 है और वेरी डाइल्यूट है तो इस केस में हमारे पास 16H यहाँ पे रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ पे रिएक्ट करने के बाद हमारे पास 2 मोल NH3 के मिलते हैं, एंड साथ में हमारे पास 6 मोल पानी 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 अंकल जी के मिल जाते हैं। बात करूँ अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको अब ऐड करेंगे, बट ऐड करने से पहले ऑफ कोर्स इसको मेरे को 8 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 जो फाइनल आंसर आता है हमारे पास, यहाँ पे मैं लाल कलर से लहूमू नहीं बोलूँगा कुछ भी, हमारे पास यहाँ पे Zn 8 मोल Zn के, और यहाँ पे 18 मोल्स हमारे पास HNO3 के मिल के क्या देते हैं, मिल के हमारे पास यहाँ पे ऑफकोर्स H प्लस और ये हमारे पास पूरा कट जाने वाला है, ठीक है, तभी हमने मल्टीप्लाई किया था। 2 मोल्स NH3 के देंगे, 2 मोल्स हमारे पास NH3 के मिलते हैं, एंड साथ में हमारे पास 6 मोल पानी 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 अंकल जी के मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ मैं अभी जो है आपको समझाने में जो है समर्थ हूँ कि मैंने जो है पूरा यहाँ पे रिएक्शन की, कब जब भी हमारे पास कोई ऑक्सीडाइजिंग मेटल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरह से रिएक्शन फॉलो होता है, मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा इससे जो है बहुत सारे रिएक्शंस आपके कवर होने वाले हैं, कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नीचे ही आपको मिल जाने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं एंड इस सेशन को एंड करने वाले हैं ऑफकोर्स, ठीक है। तो बहुत कुछ हम लोगों ने, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब जो है कुछ बचे हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। क्या है वो टॉपिक गाइस, मैं यहाँ पे कुछ बवाल पॉइंट्स देने वाला हूँ जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बवाल पॉइंट्स क्या है सर जी, बवाल पॉइंट्स वो वाले पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं रुक गया था क्योंकि मेरा पेन जो था हमारे पास जिससे मैं लिख रहा हूँ सर जी वो हैंग हो गया था, बट अब जो है वो कंटिन्यू हो चुका है लिखना, उसके पास पावर आ चुकी है लिखने की। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, अगर मैं कुछ कंपाउंड्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं दैट इज़ एल्यूमिनियम हो गया हमारे पास, क्रोमियम हो गया हमारे पास, आयरन जी हो गए, आयरन मैन नहीं आयरन जी हो गए, कोबाल्ट हो गया और निकल हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये कुछ हमारे पास 5 ऐसे कंपाउंड्स हैं। अगर मैं इसको 80% HNO3 के साथ, HNO3 ठीक है, के साथ अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट करवाता हूँ तो होता क्या है ना, जैसे हमारे पास मेटल ऑक्साइड का यहाँ पे एक बन जाता है, ठीक है। और इस मेटल ऑक्साइड के लेयर में हमारे पास क्या होता है, सीधी सी बात बताता हूँ, ये जो है हमारे पास एक मेटल ऑक्साइड का लेयर यहाँ पे बनता है, ठीक है। और ये जो मेटल ऑक्साइड के लेयर की वजह से ये हमारे पास क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है, किसमें, पानी 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 अंकल जी में, ठीक है, पानी 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 अंकल जी में। ये क्या है, लेयर है गाइस एक तरह का। तो इसी कारण हमारे पास ये जो है, इसीलिए ये जो हमारे पास इधर है ये नो रिएक्शन देते हैं, क्योंकि लेयर बन जाता है मेटल ऑक्साइड के साथ, इसलिए नो रिएक्शन विथ HNO3, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हमारे पास यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जो कि एक लेयर की तरह काम करता है, तो वो क्या करता है, हमारे पास फर्दर रिएक्शन करने को नहीं देता, दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन होता नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास पहला बवाल पॉइंट। सेकंड बवाल पॉइंट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सर ये वो क्या है, बल को बताएंगे। अगर मैं यहाँ पे Mg मतलब क्या है, मैग्नीशियम दीदी सॉरी, और हमारे पास यहाँ पे मैंगनीज दीदी, ठीक है, ये 2 दीदी हमारे पास MM के हैं। इसको अगर मैं 2% HNO3 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तो होता क्या है, हमारे पास मेटल नाइट्रेट मिल जाता है। तो मेटल मतलब ये जो M है वो हमारे पास या तो Mg होगा या तो हमारे पास यहाँ पे मैंगनीज होगा, हाँ जी सर, ठीक है, मान लिया। प्लस हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। सर इसमें नया क्या बताया, इसमें ये नया बताया कि हमारे पास अभी तक हमने जो पढ़ा था डैट इज़ 20%, 70%, 20% एंड 6%, बट यहाँ पे एक लेयर है, मतलब एक, अगर मैं इसको 2% के साथ रिएक्शन करवाता हूँ वेरी डाइल्यूट के साथ, तो भी ये रिएक्शन दे देता है और ये हमारे पास मेटल नाइट्रेट यहाँ पे बना देता है, ठीक है सर जी।
सर थर्ड पॉइंट बता दोगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट सा है। क्या है सर जी? अगर मैं यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ HCl लेता हूँ और 1 मोल मैंने क्या ले लिया, HNO3 का ले लिया, 3 मोल HNO3 का ले लिया, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट जैसे आपका हो सकता है PB हो सकता है, AU हो सकता है, AG, इनर्ट गैस वाले एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। तो इस कंपाउंड को, इस वाले चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, आप सब पढ़ के आ चुके हो और बहुतों को याद भी आ गया होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा, एक्वा रीजिया, एक्वा मैन नहीं, एक्वा रीजिया हम लोग यहाँ पे इसे बोलते हैं। हाँ जी सर, ठीक है, बोलते तो हैं। और इसी को, एक्वा रीजियो को हम लोग क्या बोलते हैं, और एक नाम भी होता है रॉयल वाटर। क्या? रॉयल वाटर, क्योंकि सोना महंगा है इसीलिए नहीं, रॉयल वाटर इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं। और इससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ये सब बनाते हैं, रॉयल वाटर जो है इनके साथ मिलके फॉर्म कॉम्प्लेक्स वाटर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स हमारे पास यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास H2PTCl हो गया, PTCl6 हो गया, ठीक है, या फिर हमारे पास यहाँ पे HAuCl4 हो गया, HAuCl4 टाइप के कंपाउंड जो होते हैं वो यहाँ पे बनाने की ये कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ बवाल पॉइंट जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखने थे, क्योंकि ये थोड़ा सा कभी कभी हमारे पास काम में आ जाता है, ठीक है सर जी। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट। अब लास्ट जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करने वाले हैं। ओके सर जी, तो मैंने पेज को यहाँ पे गायब कर दिया है। पेज को गायब करने के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गंदगी भी मचा दी है, ठीक है। अच्छा गाइस, आपने क्या किया, मैंने अभी तक क्या किया, मेटल को मैंने क्या किया है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ जो है रिएक्शन करवाने की कोशिश की है। बट अगर अब जो है हम लोग यहाँ पे नॉन मेटल को अगर मैं यहाँ पे प्लस नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, क्योंकि दोनों ही नॉन है, तो ऐसा नहीं है, मतलब दोनों नॉन मेटल से नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल भी जो है अनायनिक पार्ट में जो है ऑक्सीडाइजिंग एसिड की तरह काम नहीं करता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है। एंड ड्यू टू दिस रीज़न हमारे पास यहाँ पे नो रिएक्शन होने वाला है, नो रिएक्शन हमारे पास इधर होगा। बट अगर मैं इसी को नॉन मेटल को कोई भी नॉन मेटल आप ले सकते हो, अगर मैं इसको ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो यहाँ पे 2 केसेस हमारे पास यहाँ पे बनती है। और 2 केसेस क्या बनती है गाइस, वो ये है हमारे पास, सबसे पहला वाला केस मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं कोई भी नॉन मेटल लेता हूँ, यहाँ पे नॉन मेटल प्लस हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो कि हमारे पास मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ऑफकोर्स 70% वाला, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, ये हमेशा एक ऑक्सी एसिड बनाता है, एक ऑक्सी एसिड हमारे पास यहाँ पे बनाता है, एक ऑक्सी एसिड यहाँ पे बनाता है। एंड ऑल्सो रिलीजेस NO2, एग्जाम्पल सर देखो एक ऑक्सी एसिड का क्या होता है, बिल्कुल बताएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे जो मेटल है वो क्या है, फॉस्फरस है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, H3PO4 हमारे पास यहाँ बनाता है, सॉरी। और ये क्या है हमारे पास, फॉस्फोरिक होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल आयोडीन ले लेता हूँ, ठीक है, आयोडीन ले लिया, तो ये बनाएगा HiO3, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयोडिक, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे H क्या लेता हूँ, B अगर मैंने यहाँ पे ले लिया तो HbO3, आपने सुना होगा HbO3 होगा, सॉरी HbO3 कह रहा हूँ, H3BO3 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। इसे लोग क्या बोलेंगे, बोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर मैं कोई भी नॉन मेटल को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, हमें एक ऑक्सी एसिड मिलता है एंड साथ में NO2 जो है यहाँ पे रिलीज होता है। बी क्या है, बी हमारे पास क्या हो सकता है, अगर मैं कोई भी नॉन मेटल को हमारे पास यहाँ पे नॉन मेटल मेरे पास है और साथ में मैंने इसे डाइल्यूट HNO3 के साथ, मतलब 20% या डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवा दिया इसका, और अगर ये रूम टेम्परेचर में है, रूम टेम्परेचर में अगर ये रिएक्शन हो रहा है, मतलब आप घर में अगर टेम्परेचर कर रहे हो, मतलब इस रिएक्शन को, तो क्या होता है, हमें गुल सन्नाटा, कुछ भी नहीं मिलता, रिएक्शन नहीं होती है। बट इसी को अगर मैं टेम्परेचर क्या करता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, हीट करता हूँ एट सर्टन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा ऑफकोर्स, तो क्या होता है, सीधी सी बात है, वही चीज़, एक ऑक्सी एसिड आपको यहाँ पे मिलेगा, एक ऑक्सी एसिड एंड साथ में आपको यहाँ पे NO मिलता है, क्या मिलता है, NO यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है सर जी। तो ये हो गया गाइज हमारे पास आज का पूरा कोटा समाप्त। हम लोगों ने सारी टाइप के रिएक्शंस को यहाँ पे कवर कर लिया है।
हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल रिएक्शंस कैसे होती हैं वो देखा, पीपीटी रिएक्शंस क्या होती है वो देखा, साथ में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा, फिर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे हमारे पास यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो देखा। एंड साथ में हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्या, जो है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जिसमें 4 टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर एंड इलेक्ट्रोड के ऊपर, सॉरी, एंड वो इलेक्ट्रोड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फर्दर 4 टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि था हमारे पास पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बारे में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेटल जो है, अगर मेटल का मैं ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो क्या होता है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो क्या होता है, एंड नॉन मेटल का ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो क्या होता है, एंड नॉन मेटल का नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो क्या होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास आज का ये पूरा सेशन जो था सॉल्ट एनालिसिस का वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टर्म में जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है एपिसोड नंबर 2, उसमें हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट ऑफ अनायंस। हम लोग सारी अनायंस के बारे में पढ़ेंगे कि अनायंस को डिटेक्ट कैसे करते हैं, सारे टाइप के अनायन के बारे में, जितने हमारे पास अनायन वहाँ पे आएंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 2 टाइप के हमारे पास क्लास ए होता है, क्लास बी होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे वो जब सेशन में हम लोग ऑफकोर्स आपको पता चली जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि गाइस ये इस सेशन को बनाने में, इस चीज़ को पढ़ने में, खुद रेडी करने में बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ मैं गाइस। ठीक है, तो जो सॉल्ट एनालिसिस के लेक्चर हैं वो थोड़े से लेट आपके पास पहुँच सकते हैं। ठीक है, बट जैसे कि ये बेसिक है, आप कभी भी सॉल्ट एनालिसिस को रिवाइज़ करोगे क्योंकि बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, तो अगर आपको छोटी टाइम में रिवाइज़ करना है तो ऑलवेज प्रेफर टू जस्ट वॉच दिस सिंगल फर्स्ट सेशन, और अगर आपके पास टाइम कम है तो। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, वॉच करना है ये वाला सेशन, एपिसोड नंबर 1, और कभी भी आप भूल रहे हो तो ये वॉच कर लो, बिकॉज ये जो है एक बेस की तरह काम करता है, सीमेंट का लेयर की तरह काम करता है। एंड देन जो है टेस्ट ऑफ अनायन एंड कटायन को हम लोग एपिसोड नंबर 2, 3, 4 में कन्वर्ट करके हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, फ्यूचर में। ओके, तो ये कई सेशन आप सबके लिए था जिससे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़े, आपको जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को रटना ना पड़े, आपको याद ना करना पड़े, आपको प्रैक्टिकली उसको लिख के आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो इसी के साथ गाइस उम्मीद करता हूँ आपको जो है आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस लेक्चर से, एंड गाइस कुछ नया आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जो कि आप ही के साथ हैं ऑफकोर्स, उनके साथ ये सेशन को शेयर कीजिए, जिससे ये जो छोटा सा चैनल है हमारा वो ग्रो कर सके। ठीक है, धीरे धीरे करके कर रहा है, धीरे धीरे करके, बट गाइस थोड़ा सा आपका सपोर्ट अगर मेरे को चाहिए। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो धीरे धीरे करके छोटा सा चैनल जो है, मेरे एफर्ट्स जो है वो थोड़े आपके सबके, आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काम में आ सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ डू शेयर दिस चैनल एंड इस सेशन को भी अपने दोस्तों के साथ, प्लीज़ लाइक दी वीडियो। ठीक है, एंड ऑफकोर्स सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑफकोर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अभी तक अगर देख रहे हो तो प्लीज़, यस ऑफकोर्स यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। ठीक है, अपने जेई को गाइस कुछ टाइम ही बचा है, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जेई जो है 2024 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बहुत ही कुछ टाइम, लिमिटेड टाइम बचा है, 4 मंथ्स है अप्रॉक्सीमेटली। अगर जेई मेन अगर मैं बात करूँ पहले जैसे हुआ था जनवरी में वैसा होता है तो, ठीक है, तो अगर जनवरी में होता है तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स आपके पास यहाँ पे हैं, और आपको जी जान यहाँ पे लगा देना है जस्ट टू स्कोर गुड इन आपके पास जेई मीन्स। ठीक है, जिससे आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में जा सको। ठीक है, तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। इसका जो आपका पास सेशन का पीडीएफ है, इस सेशन का पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा जस्ट आफ्टर द सेशन। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब एंड ऑफकोर्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक बहुत ही तगड़े सेशन के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ हंसते रहिए, खुश रहिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।